नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन के डे 41 में। हमारी ये सीरीज 150 डेज तक चलेगी और आज से हम एकदम ही नए फ्लेवर में आप तक ये कंटेंट ला रहे हैं। तो आपका प्यार, समर्थन, सहयोग, एप्रिसिएशन हमेशा मिला है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा। आज हम डे 41 के हमारे तपस्या 121 सेशन में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोरोना वायरस आपदा संपूर्ण विश्लेषण पढ़ाएंगे। कोरोना वायरस क्राइसिस द फुल स्टोरी अलग अलग हिस्सों में बांटकर मैं ये पूरी की पूरी समस्या आपको बारीकी से पढ़ाऊंगा। बहुत गंभीरता पूर्वक इसे पढ़ें, डिटेल में हम समझेंगे। आपके सारे प्रश्नों का भी कमेंट थ्रेड में हम स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस आपदा का संपूर्ण विश्लेषण। आपको याद दिला दें, आज से हमारा जो नया फ्लेवर है उसमें हम ये डिटेल लेक्चर आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत बढ़िया नोट्स भी साथ में मिलेंगे और जो हमारे बचे 2 सेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम और प्रीलिम एमसीक्यू का सेशन होता है, उसका भी पूरा कंटेंट आपको शाम को 7 बजे हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ में मिल जाएगा। तो बराबर तीनों सेशन होंगे। पढ़ाएंगे हम हमारा ये पहला वाला सेशन बहुत गंभीरता से, बाकी के 2 आप खुद बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे और ऐसा हम डे 150 तक करेंगे। शुरू करते हैं आज का काम, कोरोना वायरस आपदा संपूर्ण विश्लेषण। कोरोना वायरस क्राइसिस द फुल स्टोरी। प्यारे साथियों, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो क्राइसिस की हम आज बात कर रहे हैं, इस क्राइसिस में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये आपदा का रूप किस प्रकार से ले बैठी। ऐसा क्या हो गया कि ये कोरोना वायरस एक आपदा बन गई? तो हम इसे समझेंगे बहुत बारीकी से और उसके लिए हमने ये 12 बिंदु बनाए हैं। आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो सामान्यतः कई बच्चों को शायद पता भी नहीं हो, लेकिन आज आप एक्सपर्ट बन के निकलेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो क्या आप तैयार हैं इन 12 बिंदुओं में कोरोना वायरस आपदा को समझने के लिए? सब कुछ एकदम सरल भाषा में मैं पढ़ाऊंगा। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। यह आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में भी मददगार होगा, मेंस में बहुत यूजफुल होगा, जहां कहीं भी ऐसे राइटिंग होगी। सारी एग्जाम्स में, जॉब इंटरव्यूज में, ये तो आने वाले कई सालों के लिए यूजफुल होने वाला है। तो इसको आप एक मास्टर सेशन मान के चलें और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, व्हाट आर वायरसेस एंड बैक्टीरिया। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं और बैक्टीरिया क्या होते हैं, अर्थात जीवाणु क्या होते हैं यानी कि बैक्टीरिया, आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं जीवाणु से हमारा आशय होता है बैक्टीरिया, क्योंकि वो जिंदा होते हैं, और विषाणु से हमारा आशय होता है प्यारे दोस्तों वायरसेस, क्योंकि वो जिंदा या मरे हुए तो होते नहीं हैं, वो एक्टिव या इनएक्टिव ही होते हैं। तो हम बात करेंगे जीवाणुओं और विषाणुओं की सबसे पहले। काफी गंभीरता से मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं, अच्छे से समझिए। जब हम बात करते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया की, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इस पूरी पृथ्वी पे जीवन का जो मूल आधार रहा है वो कैसा रहा है। ये सारे फैक्ट, जैसे मैंने कहा, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अच्छे से यूज कीजिएगा। आज से 450 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी बनी। हमारा जो वर्तमान ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, हम तो एक ही ब्रह्मांड में रहते हैं, एक से ज्यादा में तो हम रह नहीं सकते। हालांकि समानांतर ब्रह्मांड सिद्धांत भी है, पैरेलल यूनिवर्सेस थ्योरी भी है, सुनी होगी आपने। क्या होती है हमें बताएं कमेंट्स में। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति हुई भैया 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 1380 करोड़ साल पहले। 1380, मोटा मोटा यही बताते हैं, क्या फर्क पड़ता कुछ करोड़ साल ऊपर नीचे हो जाए। और हमारा जो सौर मंडल है, द सोलर सिस्टम जिसमें हम हैं, ये बना मोटा मोटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 450 करोड़ साल पहले हमारा सौर मंडल बना, और हमारे सौर मंडल में पृथ्वी भी साइड बाय साइड बन गई। पूरा ये जो गैस का बादल था वो कोलैप्स हुआ, सूर्य बना, उसके आसपास प्लैनेट सारे कंडेंस होके बने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, आपको पता ही है। तो जितना भी मटेरियल है उसको एक ही डिस्क में आना पड़ा, प्लैनेट्स बन गए, सब हो गया। तो ये भौतिकी के सिद्धांत बड़े मजेदार होते हैं। जब हमारा प्लैनेट बना तो वो तो एक खौलती हुई चट्टान था, सिर्फ वहां पे तो स्टोन और मिनरल्स ही थे ना, और क्या था। वहां से 450 करोड़ साल बीत चुके हैं। आज ये सब जो हम देख रहे हैं पृथ्वी पर, करोड़ों करोड़ों जीव, लाखों लाखों प्रजातियां, ये 450 करोड़ साल के प्राकृतिक विकास क्रम का परिणाम है। चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे जाके
आज से 150 साल पहले अध्ययन किया और उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, विकास क्रम का सिद्धांत, जो बहुत ही शानदार सिद्धांत है। कई लोगों को वो समझ नहीं आता इसलिए उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें डार्विन की जो प्रतिभा है, डार्विन की जो मेधा है, द शेयर ब्रिलियंस ऑफ चार्ल्स डार्विन, आपको समझ में आ जाएगा। उससे आज की हमारी नेचुरल बायोलॉजी की सारी चीजें समझाई जा सकती है। एनीवे, तो हुआ ये भैया कि 350 करोड़ साल पहले आज से, यानी पृथ्वी के बनने के कितने करोड़ साल बाद? 100 करोड़ साल बाद पहले माइक्रोब्स, पहले जीव पृथ्वी पर आ गए। उसके पूरे फॉसिल एविडेंसेस मिले, जीवाश्म सबूत। तो जब हम बोलते हैं पहले माइक्रोब्स आए, यानी जो बैक्टीरिया आए और बाद में वायरसेस आए, पैथोजेंस आए, ये पृथ्वी पर 350 करोड़ साल से हैं। समझ में आया आपको? और जब हम मानव की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो आज मानव के अस्तित्व को कितना समय हुआ है? अगर आप इनकी बात करते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस की, तो हम ये कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि 350 करोड़ ईयर अगो ये आए थे। और हम मानव कब आए? देखिए, आज से 24 लाख साल पहले, 24 लाख ईयर्स अगो, सबसे पहले हमसे मिलती जुलती पहली प्रजाति आई थी जिसका नाम था होमो हेबिलिस। ये तंजानिया के जंगलों से निकले हुए थे, बहुत ही कमजोर थे और बहुत दृढ़ निश्चयी भी थे, इसीलिए तो जिंदा बचे। फिर इनसे होमो इरेक्टस निकला और धीरे 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 कहानी आ गई। ये तो आज सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और कहानी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और फाइनली आया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब होता है प्यारे दोस्तों वाइज मैन। अब कोई व्यक्ति अगर खुद को ही वाइज कह रहा है तो वो कितना वाइज होगा ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो आज आ गए हैं होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस कौन है भैया? होमोसेपियंस का मतलब है वाइज मैन। तो हम आज खुद को वाइज मैन कह के पृथ्वी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हम कब आए? हमारी उत्पत्ति मोटी मोटी 10 लाख साल पहले हुई है और जो सबसे आधुनिक मानव है वो तो 3 लाख साल पहले ही आया। और सभ्यता कब बनी? सभ्यता बनी आज से 14,000 साल पहले, जब कृषि क्रांति आई। और आधुनिक हमारी सभ्यताएं कब बनी? 5, 6, 7 हजार साल पहले। तो पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास में हमें तो आकर अभी 10-12 हजार साल हुए मुश्किल से, आपको और मुझे, मॉडर्न होमोसेपियंस को, आधुनिक होमोसेपियन प्रजाति। और ये वायरसेस और बैक्टीरिया कब से हैं? 350 करोड़ साल। तो दोस्तों, अगर आप इस बात को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि इनको कितना बड़ा एवोल्यूशनरी हेड स्टार्ट हमारे ऊपर अवेलेबल है। एवोल्यूशनरी हेड स्टार्ट का मतलब यह होता है प्यारे बच्चों कि विकास क्रम के सिद्धांत के हिसाब से इनके पास कितना अतिरिक्त समय रहा हमारे मुकाबले चीजों को बनाने का और खुद को म्यूटेट करना। कई 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 पीढ़ियों में ये तो उस्ताद हो गए इस खेल में। तो वायरसेस और बैक्टीरिया पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, इनकी लाखों 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 प्रजातियां हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मोटे तौर पर वायरसेस और बैक्टीरिया समझ लीजिए। बैक्टीरिया यानी वो यूनिसेल्यूलर जीव जो जीव हैं, जिंदा हैं। तो उनकी पूंछ होगी, मतलब बेसिकली ऐसे बाल जिनकी मदद से वो खुद चल सकते हैं। वायरसेस खुद नहीं चल सकते हैं, तो वो सरफेस पे बैठे रहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना हाथ दिन में 10 बार धो। बैक्टीरिया तो खुद चल भी सकता है। बैक्टीरिया में खुद को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता भी होती है, वायरसेस में नहीं होती। मोटे तौर पर वायरसेस में एक्सेप्शन हर चीज के हैं। वायरसेस जब तक हमारे शरीर में नहीं घुसे, हमारे सेल्स में नहीं घुसे, हमारी कोशिका में नहीं घुसे, तब तक वो हमारे सेल को हाईजैक नहीं कर सकते। और अगर हाईजैक नहीं कर सकते तो खुद की कॉपी भी नहीं बना सकते। इसीलिए नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जो है, तो CoV-1 क्या है? वो जो 2003 में आया वो SARS-CoV-1 है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। और वो कहां चला गया, वो कैसे गायब हो गया, और ये CoV-2 क्यों नहीं गायब हो रहा है, सब पर बात करेंगे। तो वायरसेस वो जो एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं, समझ में आया? तो वायरसेस के लिए सामान्यतः प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि वायरस यानी जो एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है, सक्रिय है या निष्क्रिय है। इसको लाइव या डेड नहीं बोला जाता है बेटा, हालांकि इसको लेके बहुत डाउट है, साइंटिस्ट काफी आर्ग्यू करते हैं इस पे, बट ये जो मैंने आपको बताया ना ये मोटा मोटा सही है। और बैक्टीरिया या तो वो लाइव होंगे जिंदा या वो डेड होंगे। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी है प्यारे बच्चों, और वो है गुड और बैड। तो क्या बैक्टीरिया गुड हो सकते हैं और बैड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारा पूरा मानव शरीर ऊपर से नीचे तक बैक्टीरिया और वायरसेस से भरा पड़ा है। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो आज ही नहाया हूं। आप भले ही नहा लें, रगड़ रगड़ के पूरा साबुन एक बार में घिस लो,
बैक्टीरिया तो बने हुए हैं, वो बने ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमारा शरीर एक बायोम है। अब त्वचा के ऊपर भी हैं और ज्यादा तो शरीर के अंदर है। हमारी पूरी पाचन प्रक्रिया जो है ये गट फ्लोरा पे चलती है। गट फ्लोरा यानी हमारे अंदर पाचन तंत्र में मौजूद जीवाणु, वो हमें पाचन में मदद करते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस के बीच का मूल अंतर एक और ये है, बैक्टीरिया सामान्यतः हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, खराब बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं। अब एक खराब बैक्टीरिया है जिससे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, तो वो जो बीमारी ट्यूबरकुलोसिस की होती है लंग्स में, उसने आज तक सबसे ज्यादा इंसानों को मारा है। कोई एक बैक्टीरिया जिसने अभी तक मैक्सिमम लोगों को मारा है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो वो एक बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया है, लाखों सालों से इंसान को परेशान कर रहा है और इंसान का जो प्रतिरोधी तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो उससे पार नहीं पा रहा है। तो सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किसी चीज से पार नहीं पा सके? 40 साल से हम HIV को हरा नहीं पा रहे हैं, हम वैक्सीन ही नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि अब बहुत अच्छे एंटीवायरल्स आ गए हैं जिससे HIV से हम लड़ पा रहे हैं, लोगों को एक नॉर्मल जिंदगी मिल रही है। तो वायरसेस, तो बैक्टीरिया बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया बहुत डेंजरस भी होते हैं। वायरसेस ज्यादातर नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। देखिए लगभग 16 लाख प्रजातियां हैं वायरसेस की। कितनी है बेटा? 16 लाख प्रजातियां हैं वायरसेस की। और वायरसेस की ये जो 16 लाख अलग अलग प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनमें से लगभग 8.5 लाख हमारे लिए खतरनाक हैं। समझ में आया? और हमारे शरीर में करोड़ों सालों में हमारे जो पूर्वज थे, जितने भी रहे हमारे पूर्वज होमोसेपियन ब्रांच में, और उससे पहले हम में जिनका भी डीएनए आया, इरेक्टस का, डेनिवसान का, वेबिलिस का, 8% हमारा डीएनए आज वायरसेस का डीएनए है। देखिए हमारे शरीर में जब भी बैक्टीरिया वायरसेस घुसते हैं ना, डीएनए का बड़ा आदान प्रदान होता है हजारों सालों में। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो डीएनए एनालिसिस में दिखता है ना, तो हमारे शरीर का डीएनए 8% करोड़ों सालों में, लाखों सालों में, हजारों सालों में वायरसेस से आया हुआ डीएनए है। बात समझ में आई आपको? मजेदार है, पृथ्वी पर जीवन तो एक ही है ना, एक कॉमन एंसेस्टर तो एक ही था सभी का, ओरिजिनल फर्स्ट यूनिवर्सल एंसेस्टर विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो वायरसेस और बैक्टीरिया लाखों प्रजातियों के हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हम आज जिंदा हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों ने इनसे बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। अरे तभी तो आप और मैं यहां बैठ के इतने अच्छे से बातें कर पा रहे हैं इंटरनेट पे, और हमारी स्पीसीज में एक प्रतिरोधक प्रणाली विकसित हो गई। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स नाम की बड़ी खूबसूरत मूवी आई। उस मूवी में आपने अगर नहीं देखी हो तो वॉर ऑफ द वर्ल्ड हॉलीवुड का एक चलचित्र है, मिस मत करना बच्चों, देख लेना। उसका जो आखिरी का 2 मिनट है ना, वो मानव इतिहास की पूरी समरी है इस कंटेक्स्ट में, वायरस बैक्टीरिया के। उसमें क्या कहते हैं मॉर्गन फ्रीमन साहब, वो मूवी की कहानी ये है दोस्तों, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की, जरूर देखना, आपको बहुत समझने में आएगा। और आज की दुनिया में जो चल रहा है कोरोना वायरस का कहर, ये कहर तो अभी कई साल चलने वाला है, क्योंकि मानवता ने उसको बहुत गलत हैंडल किया। अमेरिका ने सबसे गलत हैंडल किया। अभी मैं उस पर आ रहा हूं। अभी ये जो 12 बिंदु आपको दिखाए ना, अभी तो मैं पहले पे हूं, क्योंकि ये सेशन बहुत डिटेल्ड है, बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपको सब समझा के चैंपियन बना के निकालूंगा गुरु। तो वो जो मूवी थी वॉर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें क्या हुआ, उसमें बाहरी ग्रह से कुछ क्रीचर्स आते हैं मशीनों के साथ और इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लगता है खेल खत्म, हमारे सब बम बेकार। अब क्या होता है, 4 दिन के बाद वो सब मर जाते हैं। तो वो इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं थी, जो हमारे शरीर में आ गई है। पृथ्वी का सिस्टम ही ऐसा, पूरा नेचुरल सिस्टम। तो वो एक कमेंट्री में कैप्चर हुआ आखिरी के 2 मिनट में। क्या थी वो कमेंट्री? अंग्रेजी कमेंट्री है, थोड़ा आप भी कोशिश करके समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो बेटा आपको भी सीखनी पड़ेगी ना। From the moment the invaders arrived, breathed the air, ate and drank, they were doomed. They were undone, destroyed, after all of man's weapons and devices had failed, by the tiniest creatures that God in his wisdom had put upon this earth. By the toll of 1 billion deaths, man had earned his immunity, his right to live among the planet's infinite creatures, and that right is ours against all odds, against all challenges, for neither do men live nor die in vain. क्या खूबसूरत बात है, पूरी कहानी आ गई। मतलब हमारे जितने पूर्वज मरते गए इन बैक्टीरिया वायरसेस से, वो बची हुई आबादी को मजबूत कर गए हैं, हर्ड इम्यूनिटी। और इसीलिए आज हम जिंदा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वो टोल टैक्स भरा इस पृथ्वी पे रहने का, यानी इम्यूनिटी सिस्टम।
तो हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद हैं, फंगस मौजूद है, पैथोजेंस मौजूद हैं, और उनके बीच हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे पास एक इम्यूनिटी है। ये रातों रात थोड़ी आई, ये करोड़ों साल में विकसित होते होते आई, और वो उस कमेंट्री में कैप्चर हुई जो मैंने अभी बताया। वायरसेस और बैक्टीरिया की कहानी समझ में आ गई आपको? तो बैक्टीरिया खुद को आगे ले जाएंगे, वायरसेस को हमारा होस्ट चाहिए। इस पे मैं और 10 घंटे पढ़ा सकता हूं, क्योंकि अब तो कोविड के चक्कर में इतना पढ़ लिया कि हम भी जो एक चौथाई वायरोलॉजिस्ट तो बनी गए। एपिडेमियोलॉजी, वायरोलॉजी, ये सब आजकल के विज्ञान हो गए हैं। अब हमने क्योंकि मूल रूप से वायरस और बैक्टीरिया समझ लिया, तो अब थोड़ा सा ये समझें कि ये कोरोना वायरस और ये सब क्या है। प्यारे दोस्तों, वायरसेस की अलग अलग फैमिलीज होती हैं, परिवार होते हैं। ऐसे हजारों हजारों परिवार आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। कुछ वायरसेस डीएनए आधारित होते हैं, कुछ वायरसेस आरएनए आधारित होते हैं। अब जैसे ये हमारा आज शत्रु आया हुआ है कोरोना वायरस, ये जो 2003 में पहली बार पकड़ में आया था ईस्टर्न एशिया में, उसको सार्स का नाम दिया गया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सांस लेने में दिक्कत। आज इसका नाम सार्स CoV-1 कर दिया गया है, क्योंकि आज का जो भयानक वायरस हम सबको मारने के लिए आतुर दिख रहा है, उसको हमने नाम दिया सार्स CoV-2। समझ में आया आपको? तो ये जो सार्स वायरस था CoV-1, उस पर तो नियंत्रण पा लिया गया, वो तो गायब हो गया, लेकिन सार्स CoV-2 तो अभी गायब होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कोरोना वायरस है। क्यों कोरोना वायरस है? क्योंकि जो विरियन होते हैं इनके पार्टिकल, उनके ऊपर इस तरह से ये स्पाइक प्रोटीन लगे जिससे ऐसा लगता है कि इसने कोई मुकुट पहना हुआ है, इसलिए कोरोना। समझ में आ गया? और हमारा ये जो कोरोना वायरस CoV-2 है, ये तो बहुत ही लल्लू सा वायरस है। इसके अंदर एक छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर इसकी ये लिपिड की कोटिंग है जो उसको पूरी तरह से सेफ रखती है, और जिसको धोया जा सकता है साबुन से, इसीलिए तो साबुन से धो। और उसके ऊपर ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं, स्पाइक प्रोटीन्स का काम है हमारे सेल्स में घुस जाना और उसके बाद आरएनए ट्रांसफर करना। बस दैट्स इट, ये हो गया वायरस। तो प्रकृति में जहां ये तीन चीजें एक साथ आई तो नोवेल कोरोना वायरस 2 बन जाता है। बस दैट इज इट। और वो अंदर घुसा तो आरएनए हमारे सेल को बोलता है मेरी कॉपी बनाओ, मेरी कॉपी बनाओ, मेरी कॉपी, और हमारे सेल बोलते हैं जी गुरु हम आपकी कॉपी बनाएंगे। बस दैट्स इट। तो हमारा सेल सरेंडर हो जाता है और हमारी कोशिकाएं उसकी कॉपियां बनाना शुरू कर देती हैं। इस वजह से करोड़ों कॉपियां बन जाती हैं। यह है कहानी हमारे सार्स CoV-2 की। तो अगर हम इस प्रोसेस को रोक दें, जो कि ड्रग कर सकता है, रेमडेसिविर, SCQ एक्सेट्रा, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, या वैक्सीन दे दें किसी को तो उसमें एंटीबॉडी बनेगी, तो वो उसकी प्रोसेस को रोक देगा। समझ में आ गई आपको? मूल रूप से बात तकनीकी विषय है, लेकिन मैं आपको इतनी सरल भाषा में बता रहा हूं कि आपको एक एक चीज पता हो। दोस्तों, हाउ डिड द 2019-20 क्राइसिस बिगिन? आइए अब यहां पे चलते हैं कि 2019-20 का संकट आखिर शुरू कहां से हुआ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमें बार बार आज ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको 6 महीने के बाद चुनाव में जीतना है और हालत उनकी बहुत खराब हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्योंकि अमेरिका में अपनी पूरी की पूरी कोरोना वायरस की मैनेजमेंट को एकदम ही गलत ढंग से हैंडल किया। आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ बराबर आ रहा है ना? ग्रेट। और आपको ये हमारा पूरा मॉडल कैसा लग रहा है तपस्या का नया, हमें जरूर बताइएगा। ये सभी के लिए है, आप भली परीक्षाओं में बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, ये IAS की परीक्षा के लिए तो है ही, ये सभी सरकारी परीक्षाओं में, MBA एंट्रेंस में, जनरल इंटरव्यूज में आपको बहुत काम आएगा। तो हमें बताइएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, तभी हम आगे इस फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे। हाँ नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार और उनके साथी माइक पॉम्पियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 2 ही लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं वहां, वो बार बार जनता को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि देखो ये जो कुछ हुआ ये तो चीन ने किया है, और चीन के वुहान में एक लैब था वायरोलॉजी का, वहीं से तो आया, मान जाओ वहीं से आया, बर्बाद कर दिया चीन ने। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह से इस पूरे मामले को घुमा के चीन पे ले जाना है। अब क्या चीन ने ऐसा किया? अमेरिका के ही जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, एपिडेमियोलॉजी के और वायरोलॉजी के, डॉक्टर फॉची, उनका कहना है कि ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है। ये उन्होंने कल कहा है भैया। हाँ, डॉक्टर फॉची ने कहा है कि ऐसा कोई, डॉक्टर फॉची वो हैं जो पूरे अमेरिका में अभी ये वायरल मैनेजमेंट कर रहे हैं और ट्रम्प भी उनका सम्मान करते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड और सेंसिबल व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि ये मैनमेड वायरस है, और उनका कहना है कि जितने भी जेनेटिसिस्ट लोगों ने इसके पूरे के पूरे वायरसेस के स्कैन किए हैं, सब देखा है, उनका कहना है कि हमें तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ये मैनमेड है, तो इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन हो सकता है मैनमेड हो। और इसलिए भारत की सरकार हो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो, इन सब ने कह दिया है कि हम तो जांच कर रहे हैं भैया कि कहीं ये मैनमेड तो नहीं है। बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए, लेकिन साइंटिस्टों का ये कहना है कि भाई बहुत कम संभावना है कि ये मैनमेड है। तो दोस्तों, आखिर कहानी है क्या?
हाउ डिड द 2019-20 क्राइसिस बिगिन? हुआ ये दोस्तों कि जो मोटा मोटा एक आम राय अब बन चुकी है वो ये है कि पिछले 20 सालों में खास तौर पर इंसान बहुत ज्यादा जंगलों की तरफ बढ़ा है। प्रकृति ने पिछले 450 करोड़ साल में इस पृथ्वी को बनाया, 350 करोड़ साल में जीवन बना, बहुत सारे एक्सटिंक्शन इवेंट भी हुए हैं। वर्तमान जो प्रकृति चल रही है हमारी, ये काफी सालों में स्टेबलाइज हुई है। एक इसमें नियम है, एक इसमें रिदम है, प्रकृति की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इंसान को तो आके 10 लाख साल हुए ना, मैंने इसीलिए तो वो बताया था आपको। और इंसान खुद को ऐसा अकड़ में चल रहा है कि मैं महान, मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझसे पूछो मुझे सब आता है। ये इंसान की एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड नेचर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नेचर ने एक बैलेंस बना रखा है। अब जैसे जंगलों में बहुत सारी जंगली प्रजातियां मैमल्स की हैं, वर्टिब्रेट्स की हैं, इनवर्टिब्रेट्स की हैं, उनमें जो बैक्टीरिया और वायरसेस करोड़ों साल से घूम रहे हैं वो जंगलों के लिए ही बने हैं। इंसान उनसे लड़ ही नहीं सकता है। हां, आज हम नोवेल कोरोना वायरस 2 से लड़ नहीं पा रहे हैं, 10 साल में लड़ लेंगे। जिस प्रकार H1N1 से अल्टीमेटली हम लड़े, H2N2 से अल्टीमेटली लड़े, सार्स से अल्टीमेटली लड़े, HIV से अल्टीमेटली लड़े, MERS से अल्टीमेटली लड़े, उसी तरह कोविड से भी लड़ेंगे। लेकिन लाखों लोग मारे जाएंगे ना तब तक, क्योंकि हमसे इनिशियल मैनेजमेंट में बहुत भूलें हुई और इस पर्टिकुलर वायरस की जो पैथोजेनिसिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी वो बहुत ही ज्यादा है। ये खुद डॉक्टर फॉची का कहना है कि हमने ऐसा वायरस कभी देखा नहीं, ये बहुत अजीब तरीके से काम करता है। अब आते हैं वापस उस बात पर, तो ये आया कहां से? इंसान हर साल जीडीपी ग्रोथ करने के चक्कर में क्या कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में प्रकृति जितनी भी है वो प्रकृति थोड़ी है। प्रकृति क्या होता है? दुनिया में प्रकृति थोड़ी होती है, दुनिया में तो रिसोर्सेस होते हैं। आपको बात समझ में आई? मैंने एक बहुत गंभीर बात की तरफ इशारा किया है। आज मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, सब्जेक्टिव ऐसे राइटिंग में, हर जगह काम आएगा। मैंने स्पीड भी थोड़ी कम ही रखी है ताकि हर बच्चा फॉलो करे। सेशन को 2-3 बार देख के आप पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। इंसान ने पिछले 20, 30, 40 साल में क्या किया दोस्तों? रिसोर्सेस, प्रकृति नहीं है। अब इंसान जंगल की ओर देख के क्या बोलता है? वाह, व्हाट अ रिसोर्स वी हैव, इस लकड़ी को तो हम खाद डालेगा, इस लकड़ी का हम इस्तेमाल करेगा, अरे वाह नदी इतना अच्छा है, हम इस पर हाइड्रो पावर प्लांट बनाएगा। हर चीज रिसोर्स बन गई। जो सॉइल है वो रिसोर्स है, जो पेड़ हैं वो रिसोर्स हैं, जो पत्तियां हैं वो रिसोर्स है, जो बहता हुआ कलकल जल है वो रिसोर्स है, जो पहाड़ हैं वो रिसोर्स है, जो सूरज ऊपर से अग्नि बरसा रहा है वो रिसोर्स है, जो हवा चल रही है वो रिसोर्स है। जब हर चीज को आदमी रिसोर्स बना लेगा तो पृथ्वी और प्रकृति उसको संदेश देती है, उसको संदेश देती है कि तू यहां का मालिक नहीं है, तू 10 साल से आया, तू सिर्फ एक छोटा सा किराएदार है, तू तो मालिक बन गया पृथ्वी का। होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया जो करोड़ों सालों से जानवरों के अंदर घूम रहे हैं आराम से, उनसे जानवरों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें इंसान ने आमंत्रित कर लिया कि आबेल मुझे मार, आजा आजा मार मुझे। कैसे? हम जंगलों में घुस गए। अब जंगलों में जो प्रजातियां हैं जिनमें खतरनाक वायरस गोल गोल घूम रहे हैं, जिनसे इंसान का कभी पाला नहीं पड़ा है, अब वो इंसान में आ गए। कैसे आए? या तो डायरेक्टली आ गए, 1 स्टेप जंप, या थ्रू सम इंटरमीडिएट होस्ट। तो अलग अलग इसकी थ्योरी होती है और वो काफी जटिल पूरी जेनेटिक्स की थ्योरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चमगादड़ हुए। अब जो चमगादड़ हैं बड़े खूबसूरत जीव होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, चमगादड़ कितने भद्दे? अरे भाई, भगवान का बनाया हुआ है ना, प्रकृति का बनाया है ना, प्रकृति का बनाया हुआ कोई भी चीज भद्दा कैसे हो सकता है? तो चमगादड़ बहुत खूबसूरत जीव हैं, 20,000 प्रजातियां होती है चमगादड़ की। और मैमल्स हैं, आपके हमारे जैसे स्तनपाई जीव हैं, और इतने चतुर हैं कि उनके शरीर में इतने भयंकर वायरस हैं जिनसे लड़ने का उन्होंने रास्ता निकाल लिया, एक बैलेंस बना लिया है। तो बैट्स के अंदर बहुत नाना प्रकार के वायरसेस घुसे पड़े हैं करोड़ों सालों में, और बैट्स ने एक संतुलन बना दिया चमगादड़ों में, उनको उनसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक लंबा टॉपिक है कि वाई आर बैट्स अ रिजर्वॉयर ऑफ वायरसेस, कि आखिर चमगादड़ों में इतने सारे वायरसेस कैसे मिलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये बैट है प्यारे दोस्तों, उनकी उंगलियां होती हैं, ये तो आपको पता ही है ना, उंगलियों के बीच की झिल्लियां हैं, ये कोई पंख तो होते नहीं है, और ये बैट की बॉडी है, और ये उल्टे भी लटक जाते हैं, और ये उंगलियों के बीच की झिल्लियों ने इनका इवोल्यूशन किया है। बैट्स में बहुत सारे वायरसेस हैं। इंसान जंगलों के पास गया
तो हमारे गांव बने, तो हमारे वहां पर पालतू गाय, घोड़े, बैल, कुत्ते, सुअर हमने सब रखे। बैट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, वायरस जंप कर गया। अब वो गाय का दूध निकला या उस गाय को किसी ने मार के खाया, उस चमगादड़ को भी सूप बना के चीन में किसी ने पी लिया, उस बैल को किसी ने मार के खा लिया, उस कुत्ते को किसी ने मार के खा लिया, चीन में तो सब खाते हैं, तो वायरसेस पास हो गए, उसके बिना भी पास हो गए। आपको बात समझ में आई? तो इस प्रकार की जो ईटिंग हैबिट्स हैं चाइना वालों की या दुनिया भर की, अफ्रीका में क्या हुआ, अफ्रीका में पूरे पूरे चिंपांजी को पका के खा जाते हैं, मंकीज को पका के खा जाते हैं, तो कहते हैं वहां से बहुत सारे वायरसेस पास ऑन होते हैं। लेकिन सिर्फ जानवरों को, जिसमें कुत्ते आ गए, बैल आ गए, गाय आ गए, चमगादड़ आ गए, चिंपांजी आ गए, सिर्फ उनको डायरेक्ट खाने से नहीं आते हैं। अगर आप नेचुरल हैबिटेट के पास चले जाते हैं तो वहां भी तो जंप मार जाता है। आपको बात समझ में आया? तो ये तो हमारी बेसिक इकोनॉमिक मॉडल की बहुत बड़ी वीकनेस हो गई है कि हमें हर साल जीडीपी बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना, तो जंगल काटो, जंगल काटो, जंगल काटो। जितने जंगल कटेंगे उतने बैक्टीरिया, वायरसेस, नए नए प्रकार के ह्यूमन सोसाइटी में आएंगे। अब यह मानवता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई जवाब है ही नहीं किसी के भी पास आज। भारत सरकार से पूछें, कोई जवाब नहीं है। अमेरिकी सरकार से पूछें तो वहां तो जवाब है ही नहीं। तो 2019-20 की क्राइसिस के शुरू होने का एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि इंसान जंगलों में घुसा। फिलहाल ये वुहान के वेट मार्केट से आया, ऐसा कहते हैं। वुहान का वेट मार्केट का मतलब यह है कि वहां पे जहां लाइव फ्लैश बेचा जाता है, कि भाई या तो कटा हुआ जानवर है जिसको यू हैव द फ्रेश मीट और यू हैव द लाइव एनिमल। वेट मार्केट का मतलब, दुनिया में बहुत जगह है वेट मार्केट, सिर्फ चाइना में नहीं है। वहां पे जीवित जीव बेचे जाते हैं। तो वहां क्या होता है, लगातार, और मांस भी बेचा जाता है, तो उस पर लगातार बर्फ, पानी, ये सब रखना पड़ता है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मार्केट गीले रहते हैं, इसलिए वेट मार्केट कहते हैं। हालांकि सारे वेट मार्केट बुरे नहीं होते हैं, ये कहना बहुत गलत है कि वेट मार्केट सारे बंद कर दो, क्योंकि करोड़ों लोगों की आजीविका उसी पे चलती है, उनका भोजन, फूड सिक्योरिटी, सस्ता मिलता है मीट, एक्सेट्रा। हालांकि अब इस पे बहुत सारी बंदिशें चीन में भी लग गई हैं, लग रही हैं, हट रही हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत भड़क रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वेट मार्केट से वुहान में पहली बार ये आया अक्टूबर में, ऐसा कयास है। मेरा ऐसा मानना है कि ये उसके भी बहुत महीने पहले से फैला होगा। चीन उसको बहुत महीनों तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और जब किया तो उस मामले को दबा दिया, जिससे दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। इसलिए वन पार्टी स्टेट और बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो सारी चीजों को छुपा देते हैं। तो शी जिनपिंग साहब पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा हुआ है आज, वो वही कि उनकी सरकार ने जो 2-3 हफ्ते चीजों को दबाने में बर्बाद किए, उसमें दुनिया भर में, क्योंकि एयर ट्रैवल तो आज इतना आसान हो गया, वुहान से न्यूयॉर्क जाना है 10-15 घंटे की बात है। ऐसे तो लाखों लोग दुनिया में यहां से वहां से वहां कर रहे हैं रोज। आज नहीं कर रहे हैं, जनवरी में तो कर ही रहे थे, फरवरी 2020 में तो कर ही रहे थे। तो वायरस को तो यही चाहिए ना कि मुझे ले चलो साथ में, और बाकी तो मैं खुद ही कर लूंगा, लेके तो चलो, बाकी तो अंदर जाके मैं ही मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरे पास आरएनए है। इट्स अ वेरी सिंपल मशीन बट अ किलर मशीन। तो ये शी जिनपिंग साहब पर आरोप है। तो फिलहाल इस बात पर एक राय है कि 2019-20 का संकट चीन से शुरू हुआ, वुहान से शुरू हुआ, हुबेई प्रांत का, वहां के वेट मार्केट से आया, लेकिन उसके भी कई महीने पहले से आया हुआ हो सकता है। वहां से वो सारी दुनिया में फैल गया, क्योंकि उस पर क्लैंपिंग डाउन बहुत देर से हुई। अगर अमेरिका ने, ये तो चीन की गलती है, चीन की तो गलती है ही है 100%, उस पर क्या डाउट है। अमेरिका में 10 से 15 जनवरी के बीच सारे सिग्नल मिल चुके थे कि अब कोरोना वायरस आ गया, दबा दो। डोनाल्ड ट्रंप तो 2-2.5 महीने दुनिया भर में घूमते रहे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और बल्कि वहां का जो बहुत शानदार एक सांस्थानिक ढांचा है अमेरिका का, उसकी पूरी हवा पिछले 3 साल में उन्होंने निकाल दी है। फंडिंग हट गई, पैंडेमिक कंट्रोल सेंटर्स बने हुए थे, उन सबके लोगों को नौकरी से निकाल दिया। और लोग ये कहते हैं कि हम अमेरिका में आराम से 1-2 हजार मौतों पर रोक सकते थे। 70,000 मौतें आज हो चुकी हैं, लाखों होने वाली हैं। और क्योंकि सामने चुनाव दिख रहा है, तो ट्रंप इतना बौखला गए कि अब बार बार चाइना चाइना चाइना। लेकिन अब अमेरिका में भी उनकी रेटिंग्स गिर रही हैं। हो सकता है वो चुनाव जीत जाए, मुझे नहीं पता और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं। लेकिन एक आदमी के गलत निर्णय से कैसे पूरा देश तबाह होता है, ये हमने देखा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। तो ये 2019-20 का संकट है दोस्तों। अर्लियर पैंडेमिक्स एंड रिस्पॉन्स सेशन में मजा आ रहा है आपको? धीरे धीरे आराम से एक एक चीज बता रहे हैं। अर्लियर पैंडेमिक्स एंड रिस्पॉन्स मतलब इससे पहले कब कब ऐसे पैंडेमिक आए। अब पिछले 1000 साल में जाने में कोई मतलब नहीं है, पिछले 150 साल की बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेसिक बात समझ लीजिए। जब से इंसान आया है, होमो स्पीसीज आई है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस, होमो सेपियंस वगैरह, बैक्टीरिया और वायरसेस ने तो हम पे लगातार हमला किया, क्योंकि हम उनकी दुनिया में आए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा,
ये जो घमंड इंसान को आ गया है कि मैं हम किराएदार हैं पृथ्वी पर, हम यहां के मालिक नहीं है। ये बात अगर इस क्राइसिस के बाद भी किसी को समझ में नहीं आती है, फिर उसको कभी नहीं समझा सकता कोई। दोस्तों, हम पर हमेशा बैक्टीरिया वायरसेस ने हमला किया है और करोड़ों इंसान मरे, करोड़ों। जो बच गए वो इसलिए क्योंकि वो टोल टैक्स चुकाया जा चुका था। वॉर ऑफ द वर्ल्ड याद आया। शुरुआत करते हैं 1918 के सबसे बड़े पैंडेमिक से। H1N1 इन्फ्लुएंजा आ गया था। इन्फ्लुएंजा वायरसेस का परिवार एक अलग परिवार है, कोरोना वायरसेस का परिवार एक दूसरा परिवार है। ऐसे बहुत लंबे चौड़े परिवार हैं इनके, बड़े पारिवारिक जीव होते हैं, बड़े सामाजिक अभिविन्यास वाले जीव हैं। मजाक था ये। तो प्यारे दोस्तों, ये तो नेचर की मशीन्स हैं। देखो, इनको कोई ज्यादा सोच समझ तो होती नहीं, ये तो मशीन है। आरएनए का कोड है, डीएनए का कोड है, खटाखट काम करता है। वो तो अपना खुद को बचा सको तो बचा लो। 1918 में इन्फ्लुएंजा फ्लू आया, बहुत खतरनाक बीमारी थी, H1N1। लगभग 50 से 100 करोड़ लोगों में ये दुनिया में फैल गया और 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए। भारत में करोड़ों लोग मरे, कुछ प्रतिशत ऑफ पॉपुलेशन ही खत्म हो गया। और अंग्रेज सरकार थी उस वक्त, कुछ भी नहीं कर पाई वो भी। जब तक कंट्रोल करते तब तक करोड़ों लोग भारत में दुनिया भर में मारे गए। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो धीरे 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 10 सालों में कम हुआ। H1N1 इन्फ्लुएंजा 1918 वाला बता रहा हूं। और उसके 40 साल बाद 1958 में H2N2 आ गया और H1N1 गायब हो गया। अब बात समझ रहे हैं? H2N2 जब आया तो प्रकृति ने ही पुराने वाले को गायब करवा दिया और H2N2 आया। इंसान ये कभी नहीं कर पाया। वी हैव नेवर बीन एबल टू रिमूव वायरसेस। वायरसेस घूमते रहते हैं फिर, ठीक है। अब जैसे कॉमन कोल्ड वायरसेस है, हमको जो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम होता है, ये वायरस ही है ना। हर साल सीजनल वायरस हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इनको कोई रोक थोड़ी सकता। ये तो घूमे जा रहे हैं, सिस्टम में घूमे जा रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी में वो चीज बनी नहीं पा रही है कि हम उनको हमेशा के लिए खदेड़ दें। तो उनके साथ जियो, और कोई तरीका नहीं। जीते ही है ना, हर साल जुकाम होता ही है सबको। प्यारे दोस्तों, तो 1951 में H2N2 आ गया। ये H और N क्या है? ये इनके क्लासिफिकेशन के नाम, H1, H2, H3, H4, N1, N2, N3। लंबा चौड़ा वो एक पूरा एपिडेमियोलॉजी का, वायरोलॉजी का विज्ञान होता है। उसको आप गहराई में जाके पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। और वैसे भी ये तो बहुत बड़ी उभरती हुई फील्ड है। मैं आपको इतना प्रेडिक्शन दे सकता हूं कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में बायोलॉजी, जूओलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैंडेमिक साइंस, इसमें जबरदस्त स्कोप रहेगा। क्योंकि दुनिया की सारी सरकारें बहुत बड़े पैंडेमिक डिपार्टमेंट खोलने वाली। मतलब अगर इतना सा भी आईक्यू है किसी सरकार में, तो वो अब सबसे पहले पैसा लगाएगा अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने में और एक पैंडेमिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिएक्शन डिपार्टमेंट बनाने में। और इसके बाद भी कोई देश अगर ऐसा नहीं करता है तो इट इज आस्किंग फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक नाउ। तो दोस्तों, उसके बाद वो वायरस आया, उसने बहुतों को मारा। अब 2003 में पहली बार सार्स का वायरस सामने आया। लोगों को समझ में आया कि ये तो कोरोना वायरस है। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं दोस्तों? SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 में एक बहुत मूल अंतर है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। SARS-CoV-1 ये जो वायरस है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इस वायरस में एक बहुत अच्छी चीज थी। जानते हैं क्या? उस वायरस की अच्छी चीज ये थी कि जब तक इंसान को पूरी तरह से वो प्रभावित नहीं कर देता था, तब तक वो आगे ट्रांसमिट होना शुरू नहीं होता था। तो सिम्टम्स आ जाते थे तब पता चलता था और इसको तो हो गया, ये ट्रांसमिट करेगा। CoV-2 बहुत बदमाश है। इसने खुद को ऐसा इवॉल्व कर लिया है कि आप 10, 15, 20 दिनों तक सबको ट्रांसमिट कर सकते हो, तब तक आप में सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक ट्रांसमिशन। और इसने नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2, जिससे कोविड-19 बीमारी होती है, को हद दर्जे का खतरनाक वायरस बना दिया है। 2003, 4, 5, 6, 7 वाला जो सार्स वायरस था, वैज्ञानिकों को इंसान में सिम्टम आते थे, मालूम चलता था ये वायरस हुआ, और उसके बाद ट्रांसमिशन शुरू होता था ह्यूमन टू ह्यूमन। इसलिए ये कंट्रोल हो गया बहुत आसानी से। CoV-2 में प्रॉब्लम यह है कि 15, 20 दिनों तक आप में वायरस है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप अगर खांसे, करोड़ों पार्टिकल निकल गए। तो इसका R0 भी बहुत ज्यादा है। R0 यानी रिप्रोडक्शन नंबर। मूल बात यह है कि CoV-2 की प्रवृत्ति CoV-1 से एकदम अलग है। इसका बिहेवियर बहुत अलग है। और इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से हुआ यह है प्यारे दोस्तों कि यह बहुत तेजी से फैलता चला गया। एनीवे, तो अभी हम आए हैं SARS-CoV-1 पर। तो उस पर नियंत्रण बहुत जल्दी पा लिया गया। यह बात समझ में आई कि नहीं आपको?
फिर उसके बाद स्वाइन फ्लू आया। तो जब स्वाइन फ्लू आया उस पर भी नियंत्रण अपेक्षाकृत बहुत जल्दी आया और वो एक तरह से गायब भी हो गया उसके बाद। फ्लू के लिए वैक्सीनें बनी, लेकिन वैक्सीनों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब मैं थोड़ा आपको वैक्सीन कैसे काम करती है और दवा कैसे काम करती है ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं। दोस्तों, वैक्सीन या तो परमानेंट हो सकती है कि एक बार वैक्सीन लगा लो और जिंदगी भर के लिए आराम। एक आंख बड़ी और छोटी बन गई रे, हाँ, जिंदगी भर के लिए आराम। और आपको अब कभी कोई वैक्सीन नहीं लगानी है, क्योंकि शरीर में आपको जितनी एंटीबॉडी बनानी थी उस बीमारी लाने वाले कीटाणु के एंटीजन से चिपक कर बर्बाद करने के लिए उसे वो बन गई है। अब आप आराम की जिंदगी जियो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं है। तो ज्यादातर वैक्सीन्स भी सीजनल हो जाती हैं। 1 साल 2 साल असर दिखाती हैं तो हर साल फिर उसके शॉट लेते रहिए। और कई बार वैक्सीन्स बन ही नहीं पाती हैं कुछ कुछ बीमारियों की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, 1980 में पहली बार ये वायरस आया। 40 साल हो गए, एचआईवी की वैक्सीन ही नहीं बन पाई है। आज एचआईवी की कोई वैक्सीन नहीं है दुनिया में। केवल एंटीवायरल ड्रग का ट्रीटमेंट सही समय पे शुरू हो जाए तो इंसान नॉर्मल जिंदगी लंबे समय तक जी सकता। अब तो बहुत अच्छे ड्रग्स आ गए। एक चीज समझ लीजिए, आपके दिमाग में अगर ये सवाल आया है मतलब आप बहुत अच्छे से सोच रहे हैं। ड्रग्स वर्सेस वैक्सीन्स। प्यारे दोस्तों, ड्रग्स का मतलब होता है दवा, वैक्सीन का मतलब होता है टीका। ड्रग्स हमेशा बीमार लोगों को दिए जाते हैं। आप बीमार पड़ गए तो दवाई लो, बीमार पड़ने से पहले थोड़े ना दवाई लेते हैं। वैक्सीन हमेशा स्वस्थ लोगों को दिया जाता है। ये बेसिक अंतर समझ में आया कि नहीं बच्चों? ड्रग्स आर गिवन टू दोज हु हैव ऑलरेडी फॉलन सिक। वैक्सीन्स आर ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड टू दोज हु आर हेल्दी। तो दोनों का काम अलग है। ड्रग का काम है मौजूदा बीमारी को कुचल दो, उसके पाथवे को रोको अलग अलग तरीके से। वैक्सीन का काम है इंसान के शरीर में नकली, कृत्रिम, आर्टिफिशियल बीमारी पैदा करो ताकि एंटीबॉडीज बन जाएं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बहुत लंबा चौड़ा अलग अलग उसमें पार्ट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, वो सब मैं आज नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसमें 15 मिनट लग जाएंगे। जो हमारी पूरी एक प्रतिरोधक प्रणाली है उसमें ऊपर से नीचे तक कम से कम 10 ऑर्गन इन्वॉल्व हैं और उनका काम है शरीर में कोई भी बाहरी तत्व घुसा मारो मारो मारो। ये हमारे शरीर के सीएपीएफ और मिलिट्री हैं। तो हमारा जो प्रतिरोधक तंत्र होता है, प्रतिरोधी प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो हमारे शरीर की आर्मी है, हमारे शरीर की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जिनका काम है जो अंदर घुसा है उसको कूट डालो पकड़ के, ये उसका काम है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं होते हैं। इनको कई बार बहुत समय लग जाता है आइडेंटिफाई करने में। जैसे कोरोना वायरस 2 के केस में कई बार हमारे शरीर में घुस जाता है कोरोना वायरस, मल्टीप्लाई, हमारा इम्यून सिस्टम सोता ही रह जाता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये बिल्कुल नए प्रकार का पैथोजन है। इट्स अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ पैथोजन। पैथोजन है ना, बीमारी पैदा करने वाला कीटाणु। हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान ही नहीं पा रहा है और जब तक पहचानता है तब तक ये बहुत डैमेज कर चुका होता है। फिर इम्यून सिस्टम लड़ना शुरू करता है और कई बार ओवरड्राइव में जाके साइटोकाइन स्टॉर्म लाके हमारी जान ही ले लेता है। साइटोकाइन स्टॉर्म से मर रहे हैं लोग, खासतौर पर जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है। वो ग्लूकोज से कनेक्टेड बहुत सारी प्रोसेसेस है, एंजाइम्स की प्रोसेसेस है, जिसमें साइटोकाइन एक्स्ट्रा एक्साइट हो जाते हैं और साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। साइटोकाइन हमारे प्रतिरोधक तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, वो इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि वो हेल्दी सेल्स को भी मारने लगती हैं और इंसान की मौत हो जाती है। साइटोकाइन स्टॉर्म में पागल हो जाता है इंसान, पूरा उसका लंग वो फाड़ के रख देते हैं। समझ में आया आपको? बड़ा खतरनाक हो जाता है ये। तो वैक्सीन बहुत प्रकार के हैं। अगर कोई भी मासूम व्यक्ति ये सोच रहा है कि बस कल सुबह वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग तो हो गई, चाइना ने 10 जनवरी को रिलीज कर दी थी, इंडिया ने कर ली उसने, और वैक्सीन तो कल सुबह आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, एचआईवी की 40 साल में वैक्सीन नहीं आ पाई है। कल अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी ने रिपोर्ट दी है कि 1 से 1.5 साल में वैक्सीन नोवेल कोरोना वायरस की आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकती, हमें नहीं पता, वी आर ट्राइंग। क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन यानी आपको बीमारी के कीटाणु स्वस्थ लोगों के अंदर डालना है, तो इनको डबली श्योर होना पड़ता है, ट्रिपली श्योर होना पड़ता है, तभी ये आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक का आपको समझ में आया अर्लियर पैंडेमिक एंड रिस्पॉन्स में। अब अर्लियर पैंडेमिक एंड रिस्पॉन्स में 1918 का H1N1, उस वक्त तो इतना साइंस ही नहीं था, तो करोड़ों साफ हो गए। वो अपने आप हटा जब H2N2 1958 में आया। सार्स जब 2003 में आया तो विज्ञान काफी आ चुका था, जेनेटिक साइंस भी आ चुका था, लेकिन वो इतना पैथोजेनिसिटी उसकी कम थी।
CO-V2 के मुकाबले, इसलिए उस पर कंट्रोल भी बहुत जल्दी हो गया। स्वाइन फ्लू पर भी कंट्रोल हो गया, इस बीच में दूसरी बहुत सारी बीमारियां आई, उन पर भी कंट्रोल हुआ, इबोला वायरस पे भी कंट्रोल हुआ, रेमडेसिविर वहां यूज हुआ, सब हुआ। लेकिन CO-V2 जितना पैथोजेनिसिटी वाला और ट्रांसमिसिबिलिटी वाला वायरस आया ही नहीं अभी तक। एक और चीज ने इसमें बहुत गड़बड़ कर दी, और वो है हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी। प्यारे दोस्तों, हमने पिछले 40 साल में जिस चीज पे सबसे ज्यादा मेहनत की, वो चीज मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। आपको मेरी बात समझ में आई? हमने ये दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये चीजें बड़े बड़े प्रोफेसरों से सुनी, हमने भी सुनाई। अब क्योंकि ये ग्लोबल विलेज बन गया है, तो हमें पैरेलल में इस पेंडेमिक की तैयारी भी करनी चाहिए थी ना, कि भाई अगर सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह हो रही है, चाइना, अगर सब प्लेन से 10 घंटे में यहां से वहां पहुंच सकते हैं और दिन में लाखों लोग जा रहे हैं, और अगर हम इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं, तो किसी भी दिन कोई भी वायरस फूट पड़ेगा और हम सबको मार देगा। इसकी किसी ने तैयारी नहीं की। तो भैया ये बड़े बड़े मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स हो गए, वो रिस्क मैनेजमेंट तो बराबर सिखाते हैं, उन्होंने पैंडेमिक अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं। अरे भाई सिखाया होता तो ये दिन थोड़े ना देख रहे होते हम। तो मैंने कल खबर पढ़ी, IIM के बहुत से प्रोफेसर्स ने ये तय किया कि अब हम आने वाले समय में पैंडेमिक रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। सर समय जा चुका है, आपको ये पिछले 10 साल में सिखाना था, आप में विजन ही नहीं है। विजन होता तो आप सिखाते ना कि दुनिया इतनी इंटरकनेक्ट हो गई है कि फटाफट पैंडेमिक मैनेजमेंट सेल्स बनाए जाएं कि कोई इमर्जिंग वायरल थ्रेट है तो आइडेंटिफाई करके वहीं कुचल दें। अब ये तो फिर सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगला पैंडेमिक भी तो आएगा ही ना, वायरसेस तो आते ही रहेंगे, और अब दुनिया को सचेत हो जाना चाहिए। आपको मेरा ये फंडा समझ में आया कि नहीं? तो वैक्सीन बनते हैं, दवाइयां बनती हैं, कभी वो सफल होती हैं, कभी वो पूरी तरह से विफल हो जाती हैं, अलग 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 अनुभव है। और ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम पर अब हम बात करेंगे। तो मानव का जो प्रतिरोधक पूरा तंत्र का एक प्रणाली है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको देखते हैं। दोस्तों, आपको सेशन में आनंद आ रहा है कि नहीं? लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। इस तरह आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, और अगर ये सेशन पॉपुलर होता है, ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है, तो हम आगे आपको बची हुई पूरी सीरीज में ये बहुत शानदार ऐसे अलग अलग टॉपिक हम कवर करेंगे, इन डेप्थ पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा आपको। आप ही के सजेशन पे कर रहे हैं हम ये ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम। तो अब मानव का जो पूरा इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है वो कैसे काम करता है? जैसे ही हमारे शरीर में ये फॉरेन बॉडी आई, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए आतुर हो जाता है। अब नोवेल कोरोना वायरस पे फोकस करते हैं, SARS-CoV-2 पर। वो घुसा हमारे शरीर में, नाक से घुसता है, इसीलिए कहते हैं ना हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। तो वो घुसा अंदर और यहाँ नाक में बैठ गया, गले में बैठ गया। इसीलिए तो CO-V2 की जो टेस्टिंग होती है ना, RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, वो लंबी कौड़ी रहती है, उसमें कोने में वो स्वाब नाक में घुसाते हैं, बड़ा दर्द होता है भाई साहब, अंदर तक जाना पड़ता है, और गले में भी और अंदर से लेते हैं स्वाब, और फिर वो RT-PCR मशीन में जाता है और वो बता देता है कि आप में घुसा है कि नहीं वायरस। अभी बैठा रहता है बहुत दिनों तक ये भाई, और जब बैठा है आप में सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं, यही तो खतरा है इस वायरस का। और आप छींक रहे हो, खांस रहे हो, मिल रहे हो, आपने हजारों लोगों तक पहुंचा दिया। हजारों मतलब एक व्यक्ति ने जितनों तक पहुंचा उसने आगे पहुंचाया, तो ये चेन बन गई। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब एक बार ये जैसे ही लंग्स में पहुंचा, वहां ये अपना काम शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है, ये जाके हमारे लंग्स के जो कोशिकाएं होती हैं उन पे चिपक जाता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से सरल, मैं आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि वो हमारा यहाँ आज मकसद नहीं है। आज आपको एक फंडामेंटल लेवल पे समझाना हमारा मकसद है। ये नोवेल कोरोना वायरस आया, ऐसे करोड़ों कीटाणु आते हैं, हाँ ध्यान रखना, ये तो एक है, विरियन कहते हैं एक को। और वायरल लोड बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, मौत होने की सबसे ज़्यादा संभावना तब होती है जब आप में वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो। वायरल लोड मतलब शुरुआती दौर में ही आप में करोड़ों कीटाणु घुस गए। अब अगर लाखों ही घुसे तो शरीर लड़ भी लेगा एक बार। करोड़ों करोड़ों घुस गए, आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो मौत की संभावना भी ज्यादा बन रही है। प्लस कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है मौजूदा तबीयत आपकी ऑलरेडी कुछ लंबे समय की बीमारियों से ग्रसित है। हाइपरटेंशन है, दिल में दर्द है, नहीं ये वो प्यार मोहब्बत वाला दिल का दर्द नहीं है, ये एक्चुअल फिजिकल दिल का दर्द, जो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। डायबिटीज है, ये तो शरीर में हमेशा के लिए आ जाती हैं, तो आप इसके लिए बहुत सारी दवाइयां खाते हो, तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल कहते हैं। उसमें उन लोगों की गलती नहीं है, लेकिन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो ये वायरस को वहां बहुत मस्ती आती है ऐसे लोगों में। अब ये वायरस हमारे
लंग्स के सेल की तरफ बढ़ा। ये हमारा एक सेल है, बहुत बड़ा होता है सेल। वायरसेस तो क्या है, 20-30 नैनोमीटर के होते हैं केवल, और हमारे सेल तो बहुत बड़े होते हैं, माइक्रोमीटर में होंगे। जाकर ये ऊपर एक AC2 रिसेप्टर होता है, उससे चिपक जाता है। हर बार नहीं चिपक पाएगा, कोशिश करता है। अब ये AC2 रिसेप्टर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर से जो चिपकता है ना जाके, इसका स्पाइक प्रोटीन घुस जाता है इसमें। समझ में आया आपको? ये जो ऊपर कोरोना निकले हुए ना सारे, स्पाइक प्रोटीन कहते हैं उसको। और ये स्पाइक प्रोटीन का पूरा पूरा एक रास्ता तैयार होता है AC2 रिसेप्टर से चिपक कर, और एक बार ये चिपक गया फिर ये सेल के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसा तो वायरस का RNA बाहर आ जाता है, और एक बार RNA बाहर आ गया तो वो इंस्ट्रक्शन देना चालू करता है सेल को, और सेल को हाईजैक कर लेता है। जैसे प्लेन को आतंकवादी हाईजैक करते हैं, लेकिन वो वहां प्लेन की कॉपियां नहीं बनाते हैं, खुद की कॉपियां नहीं बनाते हैं। यहां ये RNA बिल्कुल ये सिंपल सा हमारे साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स को, और वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह कॉपी कॉपी कॉपी, और पूरे पूरे नए वायरस पार्टिकल जादू के जैसे बाहर आने लगते हैं। ये प्रकृति का 350 करोड़ साल का जादू है गुरु। और एक बार अंदर घुसा, अब सारे नए वायरस बाहर, और फिर इनका वही काम है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अभी तक हमारे इम्यून सिस्टम को भैया पता ही नहीं चल रहा है, सो रहे हैं दादा लोग सारे। लेकिन जब ऐसा होता है तो ये सेल मर जाता है। समझ में आया आपको? कोशिका की मौत हो जाती है। ये वो सामान्य वाला एपोप्टोसिस नहीं है, ये वायरस की मौत है, वायरस से होने वाली मौत। तो जब हमारे बहुत सारे मरे हुए सेल हमारी ब्लड स्ट्रीम में बहने लगते हैं, हमारी रक्त धारा में, तो भैया हमारे व्हाइट ब्लड सेल की बत्ती जलती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये मरे हुए सेल कहां से आ रहे हैं। फिर उसको पता चलता है अरे वायरस घुस गया, वो भागता है, दौड़ लगाता है, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, और उसमें साइटोकाइंस एक्टिव होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इम्यून सिस्टम, और लड़ाई उसके बाद फुल स्पीड में शुरू हो जाती है। अब आपको सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं। अलग अलग लेवल की मॉर्बिडिटी के हिसाब से आपकी अलग अलग तरीके से हालत खराब होगी। 10 में से 9 लोग ठीक होकर बाहर आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 10 लोगों को कोरोना वायरस घुसेगा, 9 लोग घर आ जाएंगे, और एक व्यक्ति जो है वो बहुत सीरियसली इल हो जाएगा, हो सकता है मौत भी हो जाए। इससे ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यही ह्यूमन सोसाइटी की स्थिति है आज की। ऐसा नहीं है कि 10 में से 9 लोग डायबिटीज के कारण मरे जा रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को हो सकता है डायबिटीज, लेकिन वो अदरवाइज बहुत हेल्दी हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इम्यून सिस्टम फिर उसके बाद रिएक्शन देना शुरू करता है, और तब तक आप में सिम्टम्स आ गए, आप पहुंच गए अस्पताल, और आपका इलाज शुरू हो गया। अब इलाज में दवाइयां और वैक्सीन तो है ही नहीं। ये समझ में आई कि नहीं बात आपको? तो ये ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। हम जब किसी को वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं। बहुत बेसिकली हम उसके अंदर वायरस ही डाल रहे हैं, एक बहुत कमजोर वायरस, उसको कहते हैं एटेन्यूएटेड वायरस, ताकि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ये एक नेट प्रैक्टिस है, शैडो बॉक्सिंग, नेट प्रैक्टिस, और आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, मेमोरी क्रिएट होती है। इसको कहते हैं पूरा इम्यून सिस्टम मेमोरी, और वो लंबे समय तक चलती है, परमानेंट नहीं। जैसे मैंने फ्लू में बताया ना, कुछ सालों में खत्म हो जाती है, फिर से फ्लू के शॉट्स लगवाओ। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसकी मेमोरी क्रिएट कर लेता है, और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये फंडा समझ में आया आपको? अब जब खत्म हो जाएगी मेमोरी, तो फिर से आपको वैक्सीन लेना पड़ सकता है। ये परमानेंट नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा के लिए इम्यून रहेगा। लेकिन अगर थोड़े से समय के लिए भी इम्यूनिटी बनती है, तो एक पैंडेमिक को रोक कर एंडेमिक में कन्वर्ट करने का रास्ता तो मिल गया। पैंडेमिक का मतलब है पूरे विश्व के देशों में 100, 150, 180 देशों में ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। एपिडेमिक का मतलब होता है कि ये अब छोटे से क्षेत्र में रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अलग अलग देशों में भी हो सकता है, छोटे 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 क्षेत्रों में, और उससे भी बेहतर होता है कि अगर वो एपिडेमिक से एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए। एंडेमिक यानी किसी एक ही जगह छोटी थी, जैसे वुहान में ही हो गया रिस्ट्रिक्ट। तो एंडेमिक से बड़ा एपिडेमिक, एपिडेमिक से बड़ा पैंडेमिक, ये WHO की भी क्लासिफिकेशन होती है। ये फंडा समझ में आया कि नहीं? तो अभी क्या टारगेट है दोस्तों? अभी टारगेट यह है कि किसी भी तरह इस पैंडेमिक को एपिडेमिक बनाया जाए, और उस एपिडेमिक को एंडेमिक में। तो इसलिए आज ये कह रहे हैं कि भैया अगर थोड़ा सा भी कोई वैक्सीन काम का आ गया तो बहुत रिलीफ होगी, कम से कम ये धधकती हुई आग थोड़ी तो शांत होगी। लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, और अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में वैक्सीन आ रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहा है।
वैक्सीन ऐसे नहीं आती हैं, ये बहुत भयंकर लंबी जटिल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा। और दवाइयों में भी एससीक्यू इसकी दवा नहीं है, रेमडेसिविर इसकी दवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। उन सब पे टेस्टिंग चल रही है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, उससे क्या होता है कि एससीक्यू दवा है, उनके कहने से क्या होगा? वैज्ञानिक थोड़ी कह रहे हैं कि ये इसकी दवा है। और अगर वैज्ञानिक नहीं कह रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप वैज्ञानिक थोड़ी हैं। अरे अगर वैज्ञानिकों की सुन ली होती तो अमेरिका में 70,000 आज का आंकड़ा है, अब तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि लाखों मरेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि लाख अमेरिका में, जिस एक अमेरिकी आदमी के मरने पर, अरे भाई कासिम सुलेमानी को क्यों उड़ाया ड्रोन से? क्योंकि कुछ अमेरिका के सोल्जर्स पे हमला हुआ था। तालिबान के साथ टॉक्स क्यों बंद की? कुछ अमेरिका के सोल्जर्स पे हमला हुआ। यहां तो 70,000 मर गए घर में पीस टाइम में। अब बोलिए तो क्या ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर नहीं कहलाएगी? निश्चित तौर पे कहलाएगी। अब उसका क्या परिणाम होगा आने वाले महीनों में पता चलेगा, वो हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, कभी और बात करेंगे। तो ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम अलग अलग तरीकों से काम करता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन वही हमें जिंदा बनाए हुए है, इस बात में कोई शक नहीं। अभी तक क्लियर? आपके जो भी प्रश्न हो, दूसरे बिंदु हो, कमेंट थ्रेड में बताते चलिए। सेशन को लाइक और शेयर कर लो बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कोविड-19। अब क्या है, 2020 का समय और ये हमारा आधुनिक विश्व जो है, हम बहुत लकी हैं दोस्तों। हमारे यहाँ वोल्टेज का बड़ा फ्लक्चुएशन चलता है भैया। पैंडेमिक के समय हम बना रहे हैं, स्टूडियो भी खुद ही मैनेज करके कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप लोग एडजस्ट कर लेना। बीच बीच में अभी वोल्टेज गिर गया यहाँ का, गनीमत बिजली नहीं गई। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कोविड-19। बहुत मजे की बात बताऊंगा। पिछले 50 साल में जेनेटिक साइंस बहुत तरक्की कर गया। जेनेटिक साइंस में बेसिकली क्या होता है कि आप शरीर के अंदर घुस के, एक एक सेल के अंदर घुस के एक एक मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट कर सकते हो, एटम को मैनिपुलेट, मतलब भगवान बन गए आप तो जैव प्रौद्योगिकी में यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इंडिविजुअल सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। लैब में इन विट्रो यानी एक पेट्री डिश में, एक लैब में बैठ के आप जेनेटिक साइंस की मदद से जो चाहो कट पेस्ट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कुछ भी रख लो। अब क्या हो रहा है, पहले वैक्सीन बनाने के तरीके बहुत अलग होते थे, अब आज वैक्सीन बनाने का तरीका एकदम से बदल गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज नोवेल कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे बनाई जा रही है। यह है नोवेल कोरोना वायरस का आरएनए। समझ में आया आपको? अरे ये बताया था ना भैया यहां आपको, कोरोना वायरस के अंदर, इसमें भी तो बताया था डायग्राम बना के, याद आ गया आपको? तीन ही हिस्से हैं इसके, स्पाइक प्रोटीन, इसका ऊपर का ये एस्पेड शेल जो कि लिपिड लेयर है जो साबुन से घुल जाता है, और ये अंदर का आरएनए। तो दुनिया में वुहान में जो सबसे पहले बीमार आदमी आया, जिसको चीन ने दबा दिया और वो डॉक्टर की भी उस चक्कर में बेचारे की मौत हो गई, उसमें से जो विरियन निकाला गया, जो आरएनए निकाला गया, उसका जीनोम सीक्वेंस कर दिया गया। जीनोम सीक्वेंस का मतलब होता है किसी भी प्राणी का संपूर्ण जेनेटिक मेकअप। ठीक है, अब यह पता चला कि भैया ये तो बहुत ही पिद्दी सा है, इसमें केवल 10 जीन्स हैं और 30,000 बेस पेयर हैं, बहुत ही छोटा है, इससे कई गुना बड़े वायरसेस भी मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, सामान्यतः लोगों को लगता है कि वायरसेस बड़े छोटे प्राणी होते हैं। वैज्ञानिकों को पिछले 10 सालों में अपना पूरा विज्ञान बदलना पड़ा है। पेंडोरा वायरस, पीथो वायरस, मिमी वायरस, ये इतने बड़े वायरस मिले हैं जो बैक्टीरिया से भी बड़े और जो अमीबा पे हमला करते हैं, और अभी तक ये इंसानों में घुसे नहीं है। लेकिन इंसान जैसे जंगलों में घुस रहा है, ये कभी भी घुस सकते हैं दादा। इंसान ने अगर अपने लालच पे नियंत्रण नहीं किया, प्रकृति सजा दे रही है। प्रकृति में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि ये सजा ले सजा, ऐसा नहीं है। उसकी इक्वेशंस हैं, आप उन इक्वेशंस को तोड़ रहे हो तो फिर वो इक्वेशन नेचर इन अ फिजिकल फॉर्म, इट इज द सिस्टम, दीज आर इक्वेशंस एंड रिदम्स ऑफ लाइफ। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बड़े बड़े वायरसेस भी हैं। फिलहाल हम हमारे इस छोटे से वायरस की, नोवेल कोरोना वायरस की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें केवल 10 जीन्स हैं, बहुत छोटा वायरस है, केवल 30,000 बेस पेयर है। वो ATCG वाले जो डीएनए के आरएनए वायरस है वैसे ये, इसलिए उसमें गुआनाइन नहीं होता, उसमें दूसरा होता है, लेकिन ठीक है। तो ये 10 जीन और 30,000 बेस पेयर का पिद्दी सा वायरस है, इसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अब क्या हुआ, हम यहां पर 5वें बिंदु पर हैं दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कोविड-19। तो वुहान से खबर आ गई कि भैया ये इसका जीनोम है, सारी दुनिया के लोगों देख लो ये रहा जीनोम। तो भारत में जब बीमारियां आई तो हमने वायरस आइसोलेट किया, जीनोम सीक्वेंस किया। अब आप पूछिए भारत में क्यों किया जब चीन में कर लिया था?
क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वहां से जो भारत आया तो रास्ते में थका होगा, रुका होगा, कहीं चाय गटकी होगी, नमकीन खाया होगा, हो सकता है शराब दारू पी ली हो, साथ में कुछ खा लिया हो, तो वायरस बदल गया हो। मैं वायरस की बात कर रहा था, इंसान की नहीं। हाँ हाँ, तो वायरस का म्यूटेशन हो जाता है समय के साथ। तो भारत में हमने फटाफट जीनोम सीक्वेंसिंग की। आजकल तो बहुत सरल है जीनोम सीक्वेंसिंग करना, हालांकि इतना सरल भी नहीं है, टेक्निकल है, लेकिन सरल है। मान लो 20 साल पहले हालत बहुत अलग थे दोस्तों। तो दुनिया में अलग अलग जगह, अमेरिका हुआ, यूरोप के देश हुए, भारत हुआ, चाइना हुआ, जीनोम सीक्वेंस हुआ, और मोटे मोटे तौर पर यह पता चला कि म्यूटेशंस तो हो रहे हैं, लेकिन इतने खतरनाक म्यूटेशंस नहीं हुए हैं कि पूरी नई स्पीसीज बन गई हो। नहीं, अभी तक नहीं बनी है। तो नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 एक ही है, मोटा मोटा जीनोम उसका सेम है, छोटे छोटे चेंजेस हुए विच आर यूजलेस चेंजेस। अगर एक वैक्सीन कोई बन गई, वो आज के सारे वायरस पे लग जाएगी। कल सुबह क्या होगा, कल किसने देखा है, ये गाना लिखने वाले को पता था भैया, कल किसने जाना है आगे भी जाने ना तू। वाकई में आज तो ये गीत बहुत ही सामयिक हो गया, पीछे भी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है दोस्तों, उसको समझते हैं। अब आपने जो जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली, पहले क्या होता था, जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, अब केमिकल मिलाओ, ये करो वो करो, और देखो वैक्सीन बनती है कि नहीं। अब हम बहुत चतुर हो गए हैं, अब हमने बिल्कुल तरीका ही बदल दिया है। अब हमने क्या किया, हमने सुपर कंप्यूटर्स में पूरा 3 डायमेंशनल प्रोटीन फोल्डिंग के मॉडल्स बना लिए कि नोवेल कोरोना वायरस का ढांचा तो हमको मालूम है ना, क्या है उसका ढांचा, ये रहा उसका ढांचा, अरे बताया था ना आपको। तो इसका पूरा सुपर कंप्यूटर में मॉडलिंग कर लो, और इसके ऊपर ये जो स्पाइक प्रोटीन लगा है, ये फोल्ड कैसे होता है, इसको प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। फोल्डिंग एट होम नाम का विजय पांडे लैब स्टैनफोर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बन गया है लोगों की डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पावर से। प्रोटीन फोल्डिंग में वो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का स्टडी कर रहा है। तो इसके एक एक मॉलिक्यूल के हिसाब से इस प्रोटीन को स्टडी किया जा सकता है कि इसका ढांचा कैसा है, और जब ये जाके हमारे AC2 में घुसता है तो उस वक्त क्या ढांचा रहता है और कहां पे गैप है जिसके बीच में ड्रग घुसाया जा सकता है। और एक बार दवाई घुस गई तो इसका पाथवे ब्लॉक हो गया, अब ये हमारे सेल में ही नहीं जा पाएगा। ये करने के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो जब हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कोविड-19, तो हम ये कह रहे हैं कि हम इस बीमारी का अब इलाज 3 डायमेंशनल मॉडलिंग और ड्रग डिजाइन से कर रहे हैं। आपको समझ में आया? यह प्रोसेस बहुत फास्ट हो गई। इसमें पहले कई साल लगते थे, अब इसमें कुछ हफ्ते लग रहे हैं, क्योंकि जीनोम सीक्वेंस हो गया। सुपर कंप्यूटर, वहां तो एक्सा कंप्यूटर बना लिया, दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर मिला लो, उससे तेज विजय पांडे लैब स्टैनफोर्ड में चल रहा है। वोल्टेज की भारी समस्या है भैया, क्या करें। कोरोना वायरस की समस्या के सामने वोल्टेज की समस्या क्या है। आई होप यूट्यूब पर ये बराबर आपको दिखेगा। तो दोस्तों, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरिंग हो रही है, ड्रग डिजाइन चल रही है, ये स्पीड हमारी बहुत तेज हो गई, समय कम हो गया। लेकिन ह्यूमन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, इसमें तो समय लगेगा ही ना। वो आप थोड़ी फास्ट कर सकते हो। सुपर कंप्यूटर में मॉलिक्यूलर डिजाइन को फास्ट किया जा सकता है, उसमें इंसान के शरीर को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है। वो तो जैसा बना हुआ है वैसा बना हुआ है। अभी तक का सब समझ में आ गया। अब आइए वैक्सीन्स और ड्रग्स की बात की जाए। तो वैक्सीन्स मैंने आपको बताया, यानी कि टीके जो हम किनको देंगे, हेल्दी लोगों को। ड्रग्स हम किनको देंगे, अनहेल्दी लोगों को, जिन्हें बीमारी हो चुकी है। तो दोनों का काम बहुत अलग होता है। वैक्सीन्स का काम है आपके इम्यून सिस्टम को बोलना मैं आया हूं तुम्हें मारना है। वो बेसिकली उल्लू बनाता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम उल्लू बन जाता है। वो तो मशीन है, लड़ने लगता है तो एंटीबॉडी बन जाते हैं, और एंटीबॉडी हमेशा के लिए बन जाते हैं? हमेशा नहीं, कई बार एंटीबॉडी खत्म होते हैं। आपने सुना होगा एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भारत में करने वाले थे, पूरी की पूरी स्कीम फेल हो गई क्योंकि किट चाइना से खराब आ गई। ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, भारत में लॉकडाउन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन 1 चला, बहुत अच्छी बात, खत्म हुआ। लॉकडाउन 2 चला, बहुत अच्छी बात, खत्म हुआ। लॉकडाउन 3 चल रहा है, बहुत अच्छी बात, वो भी खत्म होगा। लेकिन लॉकडाउन से थोड़ी कोरोना वायरस खत्म होने वाला है। लॉकडाउन तो इसलिए किया गया है कि उसके स्प्रेड को रोका जाए, यही बोला था ना हमारे सभी नेताओं ने। तो फिर लॉकडाउन का फायदा क्या है? इस दौरान आपके हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लो, इस दौरान टेस्टिंग किट्स बुलवा लो, इस दौरान लोगों की ट्रेनिंग कर लो, इस दौरान लोगों को समझा दो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या। हालांकि वो शराब की दुकानों पे हमने देखी कि जब ला पिला दे साकिया पैमाना, पैमाने के बाद होश की बातें करूंगा, होश में आने के बाद
लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मानते नहीं हैं। अमेरिका में ये हो रहा, भारत की तो बात ही छोड़ दे यार, वो तो हमसे 10 गुना 20 गुना 30 गुना पर कैपिटा इनकम लेके बैठे लोग उल्लुओं जैसा बिहेव कर रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पे उतर आए बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। तो बहुत बड़ा सेकंड वेव आना ही आना है, लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को। उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी थर्ड वेव के बाद, लेकिन फोर्थ वेव के बाद, लेकिन तब तक लाखों लोग मरेंगे। वॉर ऑफ द वर्ल्ड याद आ रहा है आपको? बाय द टोल ऑफ 1 बिलियन डेथ्स मैन हैड अर्न्ड हिज इम्यूनिटी। तो आज जो बीमार पड़ रहा है वो दूसरों को सुरक्षित करते जा रहा है। दुख की बात है, लेकिन होता बायोलॉजिकल टर्म्स में यही है। तो दोस्तों, वैक्सीन्स और ड्रग्स के बीच का अंतर जो मैं आपको बता रहा हूं कि वैक्सीन्स आपने हेल्दी लोगों को लगाए, मेमोरी क्रिएट हुई, लड़ना शुरू हुआ, टेम्पररी ही सही, एटलीस्ट स्पीड तो कम हो जाएगी महामारी की, नहीं तो स्पीड ही बढ़ती चली जाएगी। और ड्रग्स में क्या हुआ? ड्रग्स में यह हुआ कि जो बीमार व्यक्ति था उसको हमने ड्रग दिए कि भैया किसी तरह यह आदमी थोड़ा स्वस्थ होकर निकल आए। आपको बात समझ में आई? उसके अंदर जो बीमारी चौतरफा फैल गई है उसको हम किसी तरह से रोकें। आपको बात समझ में आ गई? यह है पूरी की पूरी कहानी। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। कोई शक अभी तक? पूरा फंडा क्लियर हो गया आपको? तो दुनिया में आज कौन से वैक्सीन और कौन से ड्रग्स हैं, मैं आपको बताता हूं इसके नाम पे क्या क्या ड्रामा हुआ। सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीख चीख के बोला कि SCQ एक बहुत शानदार दवाई है, इससे अब क्रांति आ जाएगी। अरे आप इतनी गलत बात बोल रहे हो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई नहीं है। फ्रांस के एक अस्पताल में 36 लोगों के ऊपर वहां के एक रिसर्चर ने SCQ किया बूढ़ों पर, मरते हुए पर, वो थोड़े से बच गए। तो वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल भी बहुत खुश हो गए और डोनाल्ड ट्रंप को लगा आ गई दवाई, तो उन्होंने तो सीधे अनाउंस कर दिया प्रेस मीट लेके। एक बात अच्छी, बेचारा रोज कम से कम प्रेस मीट तो कर रहा है। तो वो आके बोलते हैं और साथ में डॉक्टर फॉची खड़े हुए हैं कि वी आर गोना हैव हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अलोंग विद दिस ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक इज गोना वर्क वेरी वेल। ऐसा नहीं होता ना, SCQ उसकी दवा है ही नहीं, अभी तक प्रूवन दवा नहीं है, वो तो एंटी मलेरियल है जहां तक मेरा ज्ञान है। फिर रेमडेसिविर दवा होगी ऐसा कहा गया, जो इससे पहले दूसरी बीमारियों में यूज हुई है। वो भी कोई प्रूवन दवा थोड़ी कि लाखों को दे दो, उसमें लाखों लोग मर भी सकते हैं भैया, या पंगु हो सकते हैं। तो आज हमारे पास कोई प्रूवन ड्रग नहीं है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कोई आपको अगर उल्टा ज्ञान दे दे कि दवाई आ गई है ले ले, तो उसको बोलना आप ले लो पहले 10 दिनों तक, फिर आपके क्या हाल होगा वो देख के हम भी ले लेंगे। भाई साहब, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और वैक्सीन तो अभी आई नहीं है। अब आपके मन में जो $1 करोड़ का सवाल, सर वैक्सीन कब आएगी? मेरी भगवान से प्रार्थना है कल सुबह आ जाए, लेकिन मैंने देखा है HIV में क्या होता है, तो मुझे पता नहीं है कब आएगी। सामान्यतः जितने भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 1.5 से 2 साल यहां से। उसके बाद सारा होते होते ग्लोबली अगर आपको 300 400 500 करोड़ तक वैक्सीन लेके जाना है, और 5 साल 6 साल, अगर 1.5-2 साल में प्रूवन वैक्सीन आ गई तो ये आज की वस्तु स्थिति है। मैं जानता हूं ये कड़वे बोल हैं और कई लोगों को आजकल कड़वे बोल सुनने की आदत ही नहीं है। लोगों को मीठी मीठी बातें जो व्हाट्सएप पे आती हैं वो अच्छी लगती हैं कि सब हो गया, ये ले लो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप अपने जीवन को खतरे में डालोगे तो मेरा जीवन खतरे में पड़ेगा ना। देखो क्या है, मानव समाज में हम सब जुड़े हुए हैं। आप सुरक्षित हो तो मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं तो आप सुरक्षित है। आपको पता है ना भारत में पिछले 100 सालों में क्या हुआ है? 100 सालों में नहीं, पिछले 50 सालों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत फैल गया। ये अलग चीज पे बात कर रहा हूं आज के सेशन से। झोला छाप डॉक्टरों ने गांव गांव में क्या किया? कोई भी गरीब आदमी डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा तकलीफ है, मैंने यहाँ से मेडिकल साइंस किया है। कुछ नहीं किया उसने, हमको दवाई बताई दी, उसने एक एंटीबायोटिक दवा रिकमेंड कर दी और सबसे महंगी वाली की, और कमीशन भी खा रहा है केमिस्ट से। अब उस आदमी को एंटीबायोटिक की जरूरत है ही नहीं, उसको जबरदस्ती एंटीबायोटिक ठूस दी गई बैक्टीरिया को मारने के लिए। एंटीबायोटिक वायरल्स पे नहीं चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल चुके हैं कि इस वायरस को हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वायरस बहुत स्मार्ट हो गया है और हमारे एंटीबायोटिक्स को हरा रहा है। वायरस स्मार्ट हो गया है, वायरस स्मार्ट हो गया है और एंटीबायोटिक्स को, मतलब धन्य हो सर। तो ये झोला छाप डॉक्टरों ने लोगों को एंटीबायोटिक्स दे दिए खूब लपक के, जिनको जरूरत नहीं उनको दे दिए। तो उनके शरीर में जो माइक्रोब्स थे वो और मजबूत हो गए, और माइक्रोब्स तो पास ऑन होते रहते हैं ना। अब कई लोगों ने एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, कंप्लीट ही नहीं किया, तो वो माइक्रोब और स्ट्रांग हो गए। टीबी में लोग मर जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि लंबे समय तक दवाई लेनी है, बोर हो जाता आदमी, कुछ समय के बाद दवाई नहीं लेता। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं दोस्तों अभी तक की? आई होप दिस इज क्लियर। तो भैया वोल्टेज हमारा ठीक हो गया, कुछ समस्या थी वो ठीक हो चुका है। हम आपसे माफी चाहते हैं, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में लाइट वगैरह का प्रॉब्लम दिखा होगा, लेकिन अब आप हमारा दैदीप्यमान चेहरा देख रहे हैं। सॉरी, वेरी सॉरी, ये गलती हो जाती है कभी कभी, क्या करें भैया, सिस्टम ही ऐसा है। फिर भी हम सेशंस लगातार ला रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो ये रहा है कि वी रियली डू नॉट नो।
अब एक स्टेप आगे चलें, डिफॉरेस्टेशन होल्ड्स अ की। वैज्ञानिक अब इस बात को लेकर पूर्णतः सहमत हैं कि पूरे विश्व में जो वनों की कटाई हुई है पिछले कुछ सालों में, भाई भारत में पश्चिमी घाट का क्या हाल हो गया, कस्तूरी रंगन कमेटी, गाडगिल कमेटी बोल बोल के थक गए। पूरे के पूरे 6 स्टेट जो आते हैं पश्चिमी घाटों में, वो रिपोर्टों को कूड़ेदान में डाल दिया। नतीजे आपके सामने हैं, किस तरह की बाढ़ें आ रही हैं, पूरे जंगल के जंगल कट गए, पानी गिरता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रोकने के लिए वन ही नहीं है पहाड़ों पर, तो क्या होगा। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि उसमें रहने वाले जानवर बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनके वायरसेस बैक्टीरिया बाहर आ रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या दुनिया की है, जिसे अगर रोका नहीं गया, यानी वनों की कटाई, तो जूनोटिक डिजीजेस के लगातार फैलने का खतरा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। जूनोटिक यानी पशुओं से मानवों में आने वाली समस्या। आपको समझ में आई। और जूनोटिक जो होता है दोस्तों, वही बदलकर फिर एंथ्रोपोनोसिस में तब्दील हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर आप वनों की कटाई को नहीं रोकोगे तो आप कैसे बचोगे दोस्तों, बचने का कोई चांस ही नहीं उसके बाद तो। और फिलहाल दुनिया में, क्योंकि हमारा पूरा आर्थिक मॉडल जीडीपी ग्रोथ आधारित मॉडल है, इसलिए ये तो हटने वाला है नहीं। भारत में भी अभी मॉडल तो वही चल रहा है कि भाई किसी भी कीमत पर आर्थिक ग्रोथ चाहिए तो हम नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट तो लाना ही चाहिए, लेकिन जहां तक हो सके अगर वनों की कटाई होगी तो आप ये बोलोगे हम तो दूसरी जगह एफॉरेस्टेशन कर देंगे, हमने कैंपा फंड बना लिया है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बना ली है। अच्छी बात है, गवर्नेंस के लेवल पे मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर एक जगह वनों की कटाई हुई तो माइक्रोब तो वहां से मूव कर गया जूनोटिक, दूसरी जगह आपने फ्रेश वन लगाए, फ्रेश फॉरेस्ट ग्रो कर दिया, फाइनली 5 साल 10 साल 20 साल में उसको मैनेज कर लिया, वो एक अलग बात है। दैट इज अ वेरी सेपरेट मैटर। हम यहां बीमारियों की बात कर रहे हैं। बीमारियों की जब जब बात होगी, वनों की कटाई समस्या है। आपने दूसरी जगह फंड वसूल करके नए वन लगवा दिए, सब करवा दिया, वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात है कि तो जरा जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक जितना भी इतने महीनों में इस पे ज्ञान आया है, मैंने सरल तरीके से आप तक पहुंच। ठीक है, तो अभी तक का सब कुछ क्लियर। जल्दी से एक बार कंफर्म करो क्लियर हुआ या नहीं। तो क्या ये क्लियर हो गया कि वनों की कटाई हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आगे बन सकती है। ऐसा नहीं कि हर बार कटाई करेंगे तो हर बार एक वायरस या बैक्टीरिया घुस जाएगा, लेकिन जब जब भी ऐसा होगा तब तब खतरा रहेगा। ये एक बहुत सरल सी बात है। तो अब इंसान के सामने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिलेमा आ चुकी है, वो तो है ही। इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट नॉट मच, ये एक नया एंगल है। तो आप बोलेंगे कि सर ये कौन सा नया एंगल आ गया है। देखो दोस्तों, क्या हुआ है बेसिकली इसमें कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला और अचानक से दुनिया भर में लॉकडाउन लाने ही पड़े, उससे क्या हुआ, उससे यह हुआ कि कुछ समय के लिए ऐसी आशा जाग उठी कि भाई अब हमारा जितना भी ये ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है, ये सब बहुत तेजी से कम हुआ है। लेकिन हम आपको इतना बता दें कि वैज्ञानिकों ने बहुत डिटेल सर्वे अभी किए और स्टडी की कि पिछले 40 से 50 दिनों में उत्सर्जनों में जो कमी आई है वो है तो बहुत अच्छी। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 15% वगैरह, जो भी जितना भी कम हुआ, वो इतना नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई लास्टिंग चेंज छोड़ के चला जाए। उसका एक कारण है, मैक्सिमम CO2 रिडक्शन हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज। बात समझ में आई। दुनिया भर में परिवहन गतिविधियों में आई कमी की वजह से CO2 एमिशन कम हुआ। और परिवहन अपने आप में सबसे बड़ा तो नहीं है, पावर जनरेशन में जितना CO2 निकलता है, ट्रांसपोर्टेशन में उतना नहीं निकलता है। तो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट तो चल ही रहे हैं ना। अरे भाई, आपके और मेरे घर में बिजली तो आ ही रही है ना, और क्योंकि बिजली लगातार आती ही जा रही है तो वो पावर प्लांट तो चल ही रहे हैं। हालांकि अब उनमें से भी कुछ बंद होने की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि डिमांड बहुत तेजी से दुनिया भर में गिर रही है, वो एक अलग इश्यू है। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पर्यावरण पर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो मुझे दुर्भाग्य के साथ, मतलब आपको ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बतानी पड़ेगी
कि इस पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव शायद ना हो, और जैसे ही लॉकडाउन्स खुलेंगे स्थितियां धीरे धीरे वापस उसी तरफ आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली अब अगर हमें 2030 वाली वो 1.5 डिग्री की विनाशकारी जो भविष्यवाणी है, पता है ना आईपीसीसी की कि 1.5 डिग्री तक जा सकता है, और अगर गया तो उसके बाद वो हॉट हाउस अर्थ की साइकिल आएगी और हम सब गए काम से। तो कोरोना वायरस खत्म हुआ कि हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग वायरस सबसे बड़ा वायरस खड़ा है, जिसपे आज कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि आज जान पर बनाई है, लेकिन वो वायरस तो खड़ा ही है ना सामने। और एक ही तरीका है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। प्यारे साथियों, अलग अलग ऑयल के प्लांट्स में, गैस प्लांट्स में, पावर प्लांट्स में, मैन्युफैक्चरिंग स्टेशंस पर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, किस प्रकार कार्बन को पकड़ा जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट करके या तो जियोलॉजिकली नीचे घुसाएंगे या समुद्रों में घुसाएंगे या कैप्चर करके रख लेंगे या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में रीयूज करेंगे, इस पर अभी बहुत पैसा लगाया जा रहा है। अगर मानव ने अगले 10 सालों में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर ली तो हम ग्लोबल वार्मिंग के सबसे खराब दुष्प्रभावों से बच निकलेंगे। अदरवाइज दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इंसान की इकोनॉमिक आदतें तो बदलने वाली है नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने ये 8वां बिंदु इसलिए लिया क्योंकि हमने खुद कई बार एक अभी कवरेज किया है कि भाई इसकी वजह से एमिशन कम हो गए। अब जैसे दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव में लोग बोल रहे हैं आसमान इतना साफ भी हो सकता है, कहीं दूसरे राज्यों से सीधे सीधे हिमालय दिख रहा है, कहीं से माउंट एवरेस्ट दिख रहा है या हिमालय दिखने शुरू हो गए। तो लोग कि अरे वाह, ये जोश तात्कालिक है, अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे तो वो सब हिमालय भी उठ के अपने अपने घर चले जाएंगे, दिखने नहीं वाले उसके बाद, क्योंकि ऐसा गाढ़ा धुआं हम फिर से छोड़ना शुरू करेंगे। तो इसलिए ये बताना जरूरी था। मिस्टेक्स मेड बाय द यूएसए। क्या कारण है कि दुनिया में 70,000 लोग अमेरिका में मर गए और रोज सैकड़ों 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 ऐसे मर रहे हैं मानो ये तो कोई थर्ड वर्ल्ड अफ्रीकन कंट्री हो। भाई अमेरिका में, ये मैंने इसलिए बोला दोस्तों, हर मानव जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मैंने इसलिए बोला कि अमेरिका के एक व्यक्ति को अगर कभी खरोच आ जाती थी ना तो अमेरिका पूरा कहर बरपा देता था। अब वहां रोज हजारों लोग मर रहे हैं। तो क्या गलती की अमेरिका ने? अमेरिका ने 2-4 बहुत बड़ी गलतियां की हैं। सबसे पहली गलती अमेरिका ने जो की है, सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो अमेरिका का सबसे पुराना और बड़ा संस्थान है, उसमें जितना भी पैंडेमिक की स्टडी और लड़ने से रिलेटेड जो सेल्स बना के रखे गए थे, जिनको हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिलती थी, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 5 साल में फंडिंग कट कर दी, बहुत से लोगों को उसमें से निकाल दिया कि पैंडेमिक, व्हाट पैंडेमिक, कौन सा पैंडेमिक, अभी कौन सा पैंडेमिक आ रहा है, क्या जरूरत है, क्या करते क्या ये लोग, अब आ गया पैंडेमिक। हम अच्छे समय में अगर इस तरह की समस्याओं को विजुअलाइज नहीं करेंगे तो जब ये समस्याएं आएंगी तो हमारे पास लड़ने के लिए हथियार ही नहीं होंगे। देखिए, पैंडेमिक का मतलब है एक वैश्विक महामारी जिसको लगातार आपको स्टडी करना, माइक्रोस्कोप लगा के। तो ये जो पहले इनके पास पूरा ये सेंटर होता था सीडीसी में, सीडीसी आज भी है, उसके अंदर जो पैंडेमिक स्टडी का एक पूरा सेंटर बनाया गया था, इसका काम था कि पूरी दुनिया पे नजर रखो, कहीं भी इमर्जिंग क्राइसिस आ रही है, वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी फंगस की या पैथोजन की, कुछ भी, तुरंत पता करो ये क्या है और इसके लिए कौन सी दवा है और उसको कंटेन कैसे करें। मतलब ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी मानवता के पास। उस इंश्योरेंस पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप ने रिडीम कर लिया, मैच्योर कर लिया, खत्म कर लिया, वो तो हटो अलग, नहीं नहीं नीचे, हमको ये नहीं। जब आप साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक को त्याग देते हो और आपको लगता है कि मेरी राजनीति से सब कुछ चल जाएगा, तो अगर आप सबसे महत्वपूर्ण देश के सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं तो पूरी मानवता उसकी कीमत चुकाती है। आपको बात समझ में आई? इनकी पहली गलती ये थी। दूसरी गलती डोनाल्ड ट्रंप की ये रही कि जनवरी से लेके मार्च तक उन्होंने ये कहा कि समस्या है कहां, तुम क्या पागल हो, कहां है समस्या, बताओ ना मुझे, समस्या है कहां, ये तो डेमोक्रेट्स की चाल है इस देश को गुमराह करने की। वहां भी ऐसे ही चलता है सब, ये तो चाइना का षड्यंत्र है सबको गुमराह करने का। अरे यार गजब करते हो यार भाई, मतलब गजब करते हो यार। उनके पास पैसा था, साइंटिस्ट थे, अक्ल थी, पूरा इतिहास था, सब तरह के रिसोर्सेस थे। जो 90 दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस समस्या को नहीं मानने में बिता दिए, उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब ये तो पैनी गिर के बर्बाद होने वाला था, उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया।
और तब तक वो इतना फैल गया कि अब उसको कंट्रोल करने में पसीने छूट रहे हैं। और अब क्योंकि चुनाव सामने हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार चिल्ला रहे हैं कि डी लॉकडाउन करो, डी लॉकडाउन करो, मतलब सब खोल दो सारे स्टेट्स। क्योंकि लॉकडाउन में तो ये चुनाव कभी जीत ही नहीं सकते हैं, भले इलेक्ट्रॉनिक चुनाव हो जाए, मोबाइल से हो जाए, वो जीत नहीं पाएंगे। तो डी लॉकडाउन करो। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक सेकेंड थर्ड सर्ज आने वाला है। मतलब फिर से जो अभी अमेरिका का ग्राफ ऐसा जा रहा है वो और ऐसा जाएगा। अभी तो मतलब 2, 2.5, 3 लाख लोग तो निश्चित तौर पर काल का ग्रास बन जाएंगे। दिस इज वेरी ट्रेजिक एंड दिस विल चेंज अमेरिकन सोसाइटी इन अ वेरी फंडामेंटल वे। इसमें एक दूसरा खतरा और बहुत भयंकर है भैया। डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है अब इस सब से ध्यान हटाने के लिए युद्ध की घोषणा कर दें। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहा है, वैसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि अब अचानक से आपको बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिखाई देने लगे, खासतौर पर साउथ चाइना सी में। क्योंकि ट्रंप को तो अब जीतना है। अब अगर जीतना है तो इससे बड़ी समस्या खड़ी करनी पड़ेगी जिसको वो जीत के दिखाएं। भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन इतिहास साक्षी है कि ऐसा होता आया है कई बार। और अल्टीमेटली उनको तो फ्रंट पे जाके लड़ना नहीं है ना, लड़ना तो बेचारे सिपाही को है। इसलिए उनका पर्सनली तो कुछ भी जाता नहीं है। ये मैंने थोड़ी एक्सट्रीम बात कही है, लेकिन मैंने सोच समझ के कही है। मैं जानता हूं ऐसा हो सकता है। तो ये कहानी है। तो आज की तारीख में अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर फॉची साहब का कहना है हम रेमडेसिविर भी टेस्ट कर रहे हैं, एससीक्यू तो है ही नहीं, दवा भूल जाओ, और वैक्सीन पे भी कोशिश जारी है। लेकिन वैक्सीन में अभी बहुत समय लगेगा। अब आप बोलेंगे कितना समय? दोस्तों, ये आज के आपको डाउनलोड चार्ट में हम वैक्सीन का एक पूरा का पूरा चार्ट आपको देने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो दिखा दूंगा। और उसमें हमने सब कुछ कवर किया है कि किस प्रकार का एक पूरा का पूरा, आज आप जो डाउनलोड करेंगे ना शाम को 7 बजे हमारे पीटी ऐप से आज का पीडीएफ, इसमें साथ में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का भी सब कुछ मिल जाएगा, प्रीलिम्स एमसीक्यू का भी आपको आज का पूरा कंटेंट मिलेगा एक ही पीडीएफ में। यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। समझ गए कि नहीं? तो इसको भैया अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप साहब, डॉक्टर फॉची पे थे हम, उनका कहना है कि वैक्सीन आएगी, एक लंबी प्रोसेस है, जब भी आएगी 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, वो आएगी जरूर। देखते हैं कब तक आती, क्या होती है। अभी तक का सब कुछ क्लियर हो गया। तो सिचुएशन इन इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। अब आ जाइए अपने घर की ओर रुख करते हैं। तो भारत में अब क्या स्थिति और हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस दिशा में किस प्रकार से अब आगे काम होता देखेंगे। आपको क्या लगता है? आइए मैं आपसे पूछता हूं प्यारे दोस्तों। सेशन में मजा आया आपको आज? वेरी गुड। आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा हमारे नए तपस्या का? तो इसमें हम आपके लिए, अभी सेशन 41 है, ऐसा 150 तक ऐसा लेक्चर अलग अलग टॉपिक के लाते रहेंगे। बारीकी से पढ़ाएंगे आपको, अच्छे से सरल भाषा में पढ़ाएंगे। और साथ में जो गवर्नमेंट स्कीम का दूसरा लगा हुआ सेशन होता है, प्रीलिम एमसीक्यू का, पूरा कंटेंट एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। शाम को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब बेसिकली भारत में क्या स्थिति है यह हम आपसे जानना चाहते हैं। जल्दी से हमें बताइए कमेंट थ्रेड में। आज जो भी तारीख है, आप जब भी देख रहे हैं मेरा ये सेशन, तो मुझे कृपया बताइए आज आप जहां कहीं भी हैं वहां क्या स्थिति है, और ओवरऑल अगले 6 महीने में आपको क्या स्थिति बनती नजर आती है। बताइए दोस्तों। क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? तो आइए मैं आपको समझा देता हूं अब भारत की स्थिति क्या है। भारत में भी हमने 1 से 1.5 महीना दुर्भाग्यवश थोड़ा लेट की कार्रवाई, हमें भी जनवरी या फरवरी के पहले हाफ में कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अब आज हम जहां खड़े हैं भारत में, हमारे 3 लॉकडाउन हो चुके हैं और इसने कोरोना वायरस की गति को रोकने में अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉकडाउन के बिना तो कोई गति थी नहीं, हमारी बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन लॉकडाउन ने वायरस को समाप्त नहीं किया है, ये घूम रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। सरकार का ऑफिशियली कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। अब कैसी बात कर रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड तो हुआ है ना, मतलब सब तरफ हुआ है कम्युनिटी स्प्रेड, तो अलग अलग तरीकों से बताई जा सकती है बात। यहां से आगे समस्या होगी कि हमें इकोनॉमी को तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बड़ा स्टिमुलस लाने के फेवर में नहीं है। मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे सुब्रमण्यम जी बड़े क्यूट व्यक्ति हैं, उन्होंने कल ही कह दिया है कि कैसे दे देंगे स्टिमुलस हम, उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट होती है। मुझे तो बहुत झटका लगा सुन के। स्टिमुलस नहीं देने की जो कॉस्ट है वो सुब्रमण्यम जी ने अभी सोची नहीं। एमएसएमई सेक्टर बंद हो जाएगा भारत का पूरा, वो समझ नहीं रहे उस बात को, और या शायद हमसे ज्यादा समझते हैं, उन्होंने सोच समझ के ही किया होगा, हम ही अज्ञानी होंगे। भारत सरकार स्टिमुलस लाने के मूड में नहीं है, छोटा छोटा स्टिमुलस दे रही है, जबकि सभी एक्सपर्ट्स एक मत से कह रहे हैं कि 8, 10, 12% जीडीपी का स्टिमुलस अभी तक आ जाना चाहिए था। 203 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है, उसका 10% का स्टिमुलस 20 से 25 लाख करोड़ होता है।
कहीं से भी अरेंज कीजिए। भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का टोटल सालाना बजट एक्सपेंडिचर का इस साल का 70 लाख करोड़ है। उसमें से निकालो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर भूल जाओ। आज लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे, अर्थव्यवस्था ही जिंदा नहीं रहेगी, तो फिर आप क्या करोगे? एफआरबीएम के टारगेट भूल जाओ, 15 फाइनेंस कमीशन की मत सुनो, अभी फिस्कल डेफिसिट के टारगेट भूल जाओ। वो सब करने जाएंगे तो अर्थव्यवस्था ही नहीं बचेगी, ऐसा बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है। मैं सहमत हूं उस बात से। तो अभी अर्थव्यवस्था को खोला जाएगा। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। हमने जब शराब की दुकानें भी खुलती देखी, तो भाई वहां की जो स्थानीय सरकारें हैं, जो पुलिस है, उनका काम है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं, नहीं करवा पाए ना, तो कोरोना वायरस को फैलने के नए पाथवेज ऑलरेडी मिल गए। उसको तो एक मौका चाहिए। तो उस भीड़ में 2 लोगों को होगा, वो 200 लोगों तक पहुंचा चुके हैं, वो 20 लोगों तक पहुंचा चुके हैं, और ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो भारत को, आपको और मुझे अब खुद को सुरक्षित रखना है, तभी हम पूरे देश को सुरक्षित रख पाएंगे। ये एक बड़ी इंडिविजुअल बैटल बन गई है। तो मास्क पहने, भीड़ में बिल्कुल भी ना जाएं, दिन में हाथ 10 बार धोएं, हाथों को मुंह तक लेके ही नहीं जाएं, खुद को बचाएं। जहां तक संभव हो खुद को बचाएं, उसी से आप देश को बचाएंगे। तो भारत में यह स्थिति अभी थोड़ी लंबी चलेगी, और पूरे विश्व में स्थिति कब तक चलेगी? अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने इतनी सारी टेक्निकल चीजों पे भी बात की, यह स्थिति कंट्रोल में तो एकदम से अब आनी ही नहीं है। क्योंकि अगर कल सुबह वैक्सीन आ गया, जो कि नहीं आने वाला है, तो उसके बाद भी उसको जितने रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंसेस चाहिए, 500-600 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको जो ताकत चाहिए, उसमें तो कई महीने कई साल लग जाएंगे ना। अब आप बोलेंगे सर आप ये 500 करोड़ 600 करोड़ क्यों बोलते हो? चलिए समझा देता हूं दोस्तों। वैक्सीन्स के साथ में, इनफैक्ट वायरल बीमारियों के साथ में, बैक्टीरियल बीमारियों के साथ में, जो सबसे बड़ी चीज होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? हर्ड इम्यूनिटी। सुना है आपने इस बारे में? क्या सुना है हमें बताएं दोस्तों। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना यार। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता। अब मान लीजिए ये एक ग्रुप है लोगों का, है ना, ये एक पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये दिख रही है आपको पॉपुलेशन। ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, सब आ गए इसमें, बच्चे बूढ़े जवान सब आ गए। अब ये है वायरस, ये बाहर से आ रहा है भैया, और इस वायरस का काम है कि यहां पर लोगों को संक्रमित करना है, ठीक है। ये वायरस अंदर आया। अब अगर इस आबादी में सारे ही लोग पहली बार इस वायरस का सामना कर रहे हैं, तो किसी के भी पास इम्यूनिटी नहीं है, तो यह वायरस पहले व्यक्ति में घुसेगा यहां पर, और यह व्यक्ति जितने लोगों तक जाएगा वो उसका R0 रिप्रोडक्शन नंबर होगा। तो कोरोना वायरस के केस में ये 1.5 से 3.5 माना जाता है कि औसतन एक व्यक्ति 1.5 से 3.5 लोगों को संक्रमित कर डालता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि मीजल्स के केस में तो ये नंबर 16-17 तक है, लेकिन R0 इसका काफी ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा है मतलब ये तो एक्सपोनेंशियली फैलना ही फैलना है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे लोग इम्यून बनते जाएंगे, जिनकी बॉडी में बहुत ताकत ऑलरेडी है, इम्यूनिटी है, उनका वायरल लोड इनिशियल कम था, मौका मिल गया, तो ये इम्यून हो गया, ये इम्यून हो गया, ये इम्यून, ये इम्यून, ये। तो कुछ समय के बाद क्या होगा? ये वायरस यहां से आगे इसमें घुसा, फेल हो गया, तो ये पाथवे कट हो गया। यहां से यहां घुसा, यस ये इसमें जा पाया क्योंकि इसको इम्यूनिटी नहीं थी। वहां से आगे गया, पाथवे कट, ये जा ही नहीं पा रहा है। तो हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? जितने ज्यादा लोगों को इम्यूनिटी आ गई, वो किसी भी रास्ते से आई, वैक्सीनेशन से आई, वैक्सीन अभी है नहीं, तो प्राकृतिक रूप से आई क्योंकि कई लोग मरे, जो बचे वो इम्यून थे, इम्यून होते गए थे, तो वायरस के रास्ते कटते चले जाते हैं। समझ में आया आपको? सो दिस चॉपिंग ऑफ द मल्टीपल पाथवेज, पोटेंशियल पाथवेज ऑफ अ वायरस इज व्हाट हर्ड इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट। बोरिस जॉनसन पहले यूके में यही करने गए थे, अब आ गई अक्कल उनको, खुद को हो गया। मार्केट में घूम रहे थे, शॉपिंग करते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए, पकड़ लिया कोरोना वायरस ने, भागना पड़ा अस्पताल। नेशनल हेल्थ सर्विस, एनएचएस, जिसको सुबह शाम गालियां देते हुए नहीं थकते थे कि एनएचएस क्या सोशलिज्म लगा रखा, बंद करो बकवास है, आज तारीफ करते हुए नहीं थकते, वहां के डॉक्टरों ने उनको बचा लिया। ये एक और चीज बहुत बड़ी समझ में आई है, जो मैं आज के आखिरी बिंदु के लिए बचा के रखा हूं, अभी बताऊंगा आपको। हर्ड इम्यूनिटी समझ में आई आपको? तो हर्ड इम्यूनिटी में एक तरीका यह है कि सरकार बोल दे करो यार जो करना है तुमको, और मनीमन सरकार क्या सोच रही है? अल्टीमेटली जो मरेंगे, जो बच गए, वो सारे इम्यून है। भाई इतिहास में तो ऐसा ही हुआ ना, मेडिकल साइंस तो अभी आया है।
10,000 साल पहले हमारे पूर्वज, जब उनमें वायरस घुसा था, बैक्टीरिया कोई घुसा था, दवाई तो थी नहीं, तो हर्ड इम्यूनिटी से ही बचते थे लोग। और हम आज यहां बैठे हैं, ये इसका सबूत है कि हमारे पूर्वजों में हर्ड इम्यूनिटी रही होगी, हर बीमारी के लिए अलग अलग लेवल पे, और करोड़ों लोग मारे गए इस चक्कर में। आई मीन बाय द टोल ऑफ अ बिलियन डेथ्स मैन हैज अर्न्ड हिज इम्यूनिटी। वो बात हमने की कि नहीं? तो ये एक रास्ता है, हर्ड इम्यूनिटी। ये पैरेलल में बनना शुरू हो चुकी है। पहले दिन जब से वायरस आया है, भारत में हर्ड इम्यूनिटी बनना शुरू हो गई, अमेरिका में शुरू हो गई, एस्टोनिया में शुरू हो गई है, रशिया में शुरू हो गई है। रशिया में हालत बहुत खराब है वैसे बाय द वे। तो हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। धीरे धीरे धीरे, मतलब टोटल 70% लोगों तक जाएगी, तब हम सेफ होंगे। अभी 5-10-15% में तो आई गई होगी। तो अब हमारे लिए आर्थिक मोर्चे पर चुनौती बहुत ही गंभीर है। यह टॉपिक आज उस पर नहीं है, उस पर मैं अलग से लाऊंगा। सुनना चाहेंगे उस बारे में आप? तो अब मुझे ये बताइए कि आप हमसे अगले 10 लेक्चर अब किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम आपके सजेशन पर आधार पर, अब आज हमारा तपस्या का डे 41 था, हमें तो 150 तक जाना है, लंबी यात्रा है गुरु। तो 42 से 50 तक आप मुझसे क्या क्या पढ़ना चाहोगे, इस तरह के 1.5 घंटे के लेक्चर में विस्तार पूर्वक सरल भाषा में सजेशन दे देना गुरु। वो टॉपिक आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई एक टॉपिक, हाँ, मल्टीपल टॉपिक नहीं, एक बार में एक ही टॉपिक। लोकेशन ट्रेसिंग ऐप, तो भारत सरकार आरोग्य सेतु लाई है। गूगल और एप्पल की अपनी कुछ शर्तें भी हैं। लोकेशन ट्रेसिंग ऐप्स की कहानी अभी जस्ट भारत में शुरू हुई है और उनको लेके प्रिवेसी के काफ़ी सारे कंसर्न बताए जा रहे हैं। पूरे टाइम जीपीएस चालू रखना है, ब्लूटूथ चालू रखना है, तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाई इसमें प्राइवेसी की सेफ्टी नहीं है, लोगों का डेटा चुराया जा सकता है। सरकार ने बोला ये सब छूट है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब सेफ है। ये मुद्दा अभी इतना नया है कि अभी इसमें 10-15 दिन में बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी थोड़ी सी ठंड रख लो। अभी हम देखते हैं क्या होगा आरोग्य सेतु में आगे, और उसके बाद उस पर कॉमेंट करेंगे। लोकेशन ट्रेसिंग ऐप का बेसिक काम ये होता है कि ये पता लगाना कि किसी व्यक्ति को अगर कोई कहीं मूव कर रहा है और वो किसी कोरोना वाले के पास पहुंच गया है तो अलर्ट कर दिया जाए, ताकि उससे हम दूर रख सकें और इस व्यक्ति को चेक कर सकें। तो उतनी टेस्टिंग कैपेसिटी होगी हमारे यहाँ। अगर हमारे यहाँ लाखों लाखों टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है और इस ऐप में जो लोगों को चिन्हित किया जाएगा उन तक तुरंत एक सभ्य तरीके से पहुंचकर टेस्टिंग करवा के क्वारंटीनिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये ऐप केवल एक सर्वेलांस ऐप बन के रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको बात समझ में आ गई होगी। इस पर आगे और बात कर लेंगे दोस्तों। अब आते हैं आज के सारांश पर, फाइनल समरी। तो अब आगे क्या होने वाला है दुनिया का, यही सवाल है ना। अब ये फिलहाल किसी को पता तो है नहीं आगे क्या होगा, लेकिन वी कैन ऑलवेज सरमाइज कि 2020 से 2030 का पीरियड अब कैसा रहेगा। यह समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा कि 2000 से 2020 तक का पीरियड कैसा रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, 1980 से दुनिया में वैश्वीकरण की बयार आ गई, ग्लोबलाइजेशन। जो वैश्वीकरण आया वो था ट्रेड ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया आपको? उसमें कहीं भी वेल्थ इक्वालिटी ग्लोबलाइजेशन तो कभी आया ही नहीं था। ये जो भी ग्लोबलाइजेशन आया, इसने क्या किया? इसने दुनिया को जितना विस्तारित किया उतना ही सिकोड़ भी दिया, क्योंकि अब सारी चीजें चाइना से होने लगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सस्ती थी वहां। तो लोगों ने अपनी क्षमताएं खो दी। जैसे भारत में आज अचानक से मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी नहीं है, अब बना रहे हैं धीरे धीरे। हमारी दवाइयां बनती हैं जेनेरिक ड्रग्स, ऑफ पेटेंट ड्रग्स, उनका 70% एपीआई चाइना से आता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट केमिकल। उसके बिना दवाई नहीं बन सकती, क्योंकि इतना सस्ता है वहां से कि हमने वो एबिलिटी छोड़ दी। तो 2000 से 1980, 90, 2000, 2010 तक ये पागलपन खूब चला ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। लोगों ने अपनी अपनी ताकतें छोड़ दी और सस्ते में वहां से लिया और खुद को कंज्यूमर मार्केट में तब्दील कर लिया, या हाई एंड आरएनडी में, जैसे अमेरिका ने किया खुद के साथ। फिर 2007 में बहुत बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, लेकिन उसमें भी कोई जान का नुकसान तो नहीं था ना, वो कोई वायरस की क्राइसिस थोड़ी थी। यह आर्थिक संकट एक वायरस से उपजा हुआ संकट है, तो इसमें जान माल का नुकसान हो सकता है। तो यहां से आगे आदमी बहुत डर के रहेगा। अब थिएटर में कोई जाएगा, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा बहुत समय तक। मॉल्स पे कोई जाएगा, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा बहुत समय तक। रेस्टोरेंट में जाओगे, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि रियल खतरा है। ऐसा नहीं है कि इमेजिन्ड है ये चीजें। आपने सुरक्षा ली है, अगले ने ली है कि नहीं। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक फंडामेंटल चोट पड़ रही है। इसीलिए कह रहे हैं स्टिमुलस लाओ, स्टिमुलस लाओ, स्टिमुलस लाओ। और सरकार का कहना है जरूरत नहीं है, अपने आप सब ठीक होगा। बिल्कुल हो भी सकता है। तो 2020 से 2030 में दुनिया में इंटरनेशनल अफेयर्स में, रिलेशनशिप में परिवर्तन आएगा।
पैंडेमिक पर इन्वेस्टमेंट बहुत होगा, क्योंकि अगला वायरस भी तो हो सकता है आ रहा हो, अगला बैक्टीरिया हो सकता है आ रहा हो, अगला फंगस हो सकता है आ रहा हो, तो उसकी भी पैथोजेनिसिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी अगर इसी वायरस के जैसी हुई तो हम क्या करने वाले हैं? इन समस्याओं से लड़ने के लिए दुनिया को एक हो जाना चाहिए। दुनिया तो लेकिन टूट रही है, सब दीवारें खड़ी कर रहे हैं। सो वी आर इन द मिडिल ऑफ अ रियल क्राइसिस। लेकिन इंसान लाखों सालों में यहां तक आया है, यहां से आगे भी जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म होगी, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन उसका स्वरूप, व्यापार के तरीके, सामाजिक ढांचा, शिक्षा, अब जैसे 2020-21 का एकेडमिक ईयर कैसे चलने वाला, स्कूल कॉलेज में बच्चे कैसे जाएंगे, आप बताइए ना। इतने खतरे में, वहां तो इतने मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत देखने लायक रहेगा। हम समझेंगे क्या होगा। हो सकता है एकेडमिक 0 ईयर डिक्लेयर हो जाए, जो कि होना चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज द रिस्क आर जस्ट टू ग्रेट बिकॉज वी डोंट हैव अ वैक्सीन एंड वी डोंट हैव द ड्रग एंड दिस वायरस इज अ फेयरली डेंजरस नॉनसेंस। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको? तो हमने सारे बिंदु कवर कर लिए, सरल भाषा में जो जो आपको परीक्षा के हिसाब से पता होना चाहिए वो सब आपको बता दिया। हमारा अगला सेशन डे 42 अब फ्राइडे को आएगा, तो भैया फ्राइडे को हमारे साथ जुड़िए। और अब आप क्या चाहते हैं हम क्या पढ़ाएं? हमें 10 सजेशन फटाफट दीजिए। गवर्नमेंट स्कीम और प्रीलिम एमसीक्यू के पूरे पीपीटी तैयार हैं, 7 बजे ऐप से डाउनलोड करोगे, उसमें वो दोनों मिलेंगे। तो आज हमने आपके साथ जो कुछ पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा, पढ़ा और पढ़ाया, हमारे लिए खूबसूरत सा टेस्टिमोनियल इस लिंक पे जाके लिख दीजिए। आप लिखेंगे, हमारी टीम को बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आईएएस के बहुत शानदार कोर्सेज पीटीज आईएएस एकेडमी के हैं। आज क्या जानकारी लीजिए, इंक्वायरी रेस करिए, हमारी टीम से बात कीजिए, एनरोल कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। और कंट्रीब्यूशन आप तुरंत अभी के भी दे सकते हैं। pteducation.com/contribute पर जाकर जरूर दिल खोल के कंट्रीब्यूट करें। कोरोना वायरस आपदा संपूर्ण विश्लेषण को अब मैं यहीं पर विराम देता हूं। दोस्तों, आपके सुझावों की अब हमें प्रतीक्षा है। हमें बताएं कि आप इसके बाद अब अगला टॉपिक हमसे डे 42 में क्या पढ़ना चाहते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।